हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी शेल्टर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग अगस्त 2023 मंथ के प्रतियोगिता दर्पण को देखने वाले हैं और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है उन सभी को हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। अगर बात करें इसमें हम लोग मेनली कवर क्या करने वाले हैं, तो जो प्रतियोगिता दर्पण का जो मेन करेंट अफेयर्स का पोर्शन होता है, चाहे वो आपका नेशनल हो, इंटरनेशनल करेंट अफेयर्स हो, आर्थिक परिदृश्य, फिर विविध जिसमें कि नियुक्तियाँ, प्राइजेज, ये सारे कुछ आते हैं, उन सारे हम भी को हम लोग कवर करेंगे। इसके बाद खेल कूद, तो इन सारे टॉपिक को हम लोग जो है कवर करने वाले हैं वो एमसीक्यू के थ्रू, और ये काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल होगा, इसलिए आप वीडियो को इस अंत तक जरूर देखिएगा। चाहे वो आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें कि करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो काफ़ी फायदेमंद है। अगर बात करें प्रतियोगिता दर्पण के अगस्त 2023 मंथ के बारे में, इसके एक समरी को अगर देखें तो नेशनल में क्या है कि कुछ राष्ट्रीय लेवल पे इंडेक्स जारी किए गए हैं। उन इंडेक्स से रिलेटेड आपको एमसीक्यू देखने को मिलेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने यूएसए का और मिस्र का दौरा किया था। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति, उन्होंने भी कुछ देशों का दौरा किया है, तो यहाँ पे से जो है काफ़ी क्वेश्चन बन रहे हैं और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। इसके अलावा अगर आर्थिक परिदृश्य में देखें तो टेली डेंसिटी हो गया, कुछ योजनाएं हैं उनके बारे में कवर किया गया है। वहीं विविध में कुछ नियुक्तियां हैं वो कवर किए गए हैं। इसके अलावा जो है नियुक्तियों के अलावा कुछ प्राइजेज हैं, उन प्राइजेज के बारे में, पुरस्कार के बारे में, इसके अलावा कुछ सम्मेलन है उसको कवर किया गया है। वहीं अगर खेलकूद में बात करें तो जो द्वितीय विश्व टेस्ट चैंपियनशिप हुआ था वो, और फुटबॉल के कुछ टूर्नामेंट हैं उनको जो है कवर किया गया। साथ ही और भी सारे टॉपिक है जो कि कवर किए गए। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये मंथ जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो भी टॉपिक इसमें इंक्लूडेड है वहाँ से डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। तो ये बिना देरी किए हुए आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं। पहला जो प्रश्न है वो है, हाल ही में स्वदेशी टॉर्पीडो बरुनास का पानी के अंदर सफल परीक्षण किया गया, इसकी मारक क्षमता या रेंज क्या है? ऑप्शन है 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर या 74 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर। देखिए, क्वेश्चन जो है एक ही क्वेश्चन को, ये लैंग्वेज को कई तरीके से आपको पूछा जा सकता है। आपको पूछा ये जा सकता है कि हाल ही में स्वदेशी टॉर्पेडो का परीक्षण किया गया जिसकी मारक क्षमता जो है 40 किलोमीटर है। ऑप्शन में जो है आपको कुछ भी दे दिया जा सकता है। तो उस तरीके से आप सिर्फ ये स्टेटमेंट को ना पढ़ें, बल्कि जो इसका करेक्ट है आप उसको ध्यान रखें कि बरुनास को उनका सफल परीक्षण किया गया है और ये पानी के अंदर परीक्षण किया गया है जिसकी मारक क्षमता कितनी है, 40 किलोमीटर। वहीं अगर बात करें इसका निर्माण किसने किया है, तो इसका निर्माण जो है वो डीआरडीओ की एक संस्था है, नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लैबोरेटरी NSTL, उसके द्वारा जो है ये परीक्षण किया गया है। और देखिए, टॉर्पीडो जो है वो दो तरीके के होते हैं। एक टॉर्पीडो क्या होता है कि वो जो है आपका सतह के ऊपर जो शिप है उन शिप को टारगेट करता है, और ये जो वरुणास्त्र है वो क्या है कि आप किस पानी की सतह के नीचे जो भी पनडुब्बी या जो भी लक्ष्य है उसको भेजने का ये काम किया है। और ये जो है 600 मीटर के गहराई तक जाकर ये अपना लक्ष्य को भेज सकता है। और इसकी जो स्पीड है वो है 40 नॉटिकल माइल्स, अर्थात 74 किलोमीटर प्रति घंटा। आप ये भी एक फैक्ट याद रखना कि 1 नॉटिकल माइल्स जो होता है उसमें 1.85 किलोमीटर जो है होता है 1 नॉटिकल माइल्स। तो ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। वहीं अगर बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ की जो स्थापना है वो आपका 1958 में इसकी स्थापना की गई थी, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका दिल्ली में है। और इसके जो अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं वो समीर वी कामत है। समीर वी कामत इसके अभी डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। तो इन सारे टॉप ये जो पॉइंट है उसको आप ध्यान रखिएगा। डीआरडीओ 1958 में, और अभी इसके अध्यक्ष कौन है, समीर कामत। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा कवच प्रणाली क्या है? ऑप्शन है उच्च कार्बन फाइबर से बना बुलेट प्रूफ जैकेट, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल, आयरन डॉग रक्षा प्रणाली, या दो ट्रेनों के आमने सामने आने पर उन्हें टक्कर से रोकने की एक प्रणाली। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अभी हाल ही में जो उड़ीसा में बालासोर का दुर्घटना हुआ था उस टाइम ये कवच प्रणाली जो है काफ़ी चर्चा में था। एक्चुअली में हुआ ये था कि 2 जून 2023 को जो है उड़ीसा में बालासोर रेल दुर्घटना हुआ, जिसमें
एक मालगाड़ी से जो है ट्रेन जाकर टकरा गई और फिर उसकी जो टकराने के बाद बोगी थी वो दूसरी पटरी पे चली गई जहाँ एक दूसरे ट्रेन से टकरा गई थी। मतलब 3 ट्रेन कॉलिजन यहाँ पे देखने को मिला था। तो एग्जाम में हो सकता है कि ये पूछा जाए कि कौन सी ट्रेनें जो है टकराई थी, ऐसे इसके चांसेस कम ही है। बस याद रखना कि बालासोर में रेल दुर्घटना हुआ था और वो उड़ीसा में है। और इस जो ट्रेनें थी वो थी एक हावड़ा बेंगलोर एक्सप्रेस और दूसरा शालीमार चेन्नई एक्सप्रेस और एक जो है वो आपका मालगाड़ी था। ठीक है, अब समझते हैं कि कवच प्रणाली क्या है और ये किस तरीके से अगर यहाँ पे इंस्टॉल होता है इन क्षेत्र में तो ये दुर्घटना नहीं होती। देखो एक्चुअल में क्या होता है कि कवच प्रणाली के लिए जो पटरियाँ हैं उनके किनारे एक RFID अर्थात जिस तरीके से आपका जो है बारकोड होता है उसी टाइप का RFID होता है, उसे इंस्टॉल कर दिया जाता है ट्रेन के पटरियों पे। अब जैसे ही इन ट्रेन के पटरियों पे ट्रेन गुजरती है तो उसके इन जो कंट्रोल बॉडी है मतलब इंजन के पास ही जो है एक RFID रीडर होता है। वो RFID रीडर जो है वो इस रेडियो फ्रिक्वेंसी जो आइडेंटिफिकेशन है RFID मतलब बारकोड है उसे रीड कर लेता है और रीड करके जो है वो सेटेलाइट को सेंड करता है और वहाँ से जो है जो सिस्टम बना हुआ है स्टेशन के पास वहाँ पे इंफॉर्मेशन चला जाता है कि हाँ ये ट्रेन ने जो है यहाँ पे क्रॉस किया। और उसी टाइप से अगर दूसरी ट्रेन इसी पटरी पे क्रॉस कर रही है तो उन दोनों का लोकेशन, उन दोनों की सारी गतिविधियाँ जो है स्पीड वगैरह यहाँ पे चली जाती है इस सेंट्रल यूनिट में। उसके बाद क्या है कि चूँकि दोनों एक ही पटरी पे दोनों का बारकोड में कुछ सिमिलरिटी होगा जिसके कारण जो है ये ऑटोमेटिक ब्रेक अप्लाई हो जाता है और ये ट्रेनें जो हैं वो आपस में कोलाइड नहीं करती और ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये काम करता है और इसी का जो है ना दूसरा नाम भी है। हो सकता है आपको ये नाम कवच ना देके कुछ और दे दिया जाए, तो ये है आपका TCAS बोला जाता है, ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम। ठीक है, ये भी इसका एक नाम है TCAS। और इसे जो है एक और नाम से जाना जाता है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। तो ये 3 नाम है इसका, एक तो कवच है ही, दूसरा TCAS हो गया और दूसरा है एक और है ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम। तो इन तीनों को भी आप याद रख सकते हैं। और ये जो है वो कवच प्रणाली जो लगाने की रफ्तार है वो गवर्नमेंट के द्वारा बढ़ाया जा रहा है ताकि भविष्य में इस तरीके का ट्रेन कोलिजन ना देखा जाए। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है इंडिया रैंकिंग 2023 में किस संस्थान ने समग्र श्रेणी अर्थात ओवरऑल कैटेगरी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। ऑप्शन है IIT मद्रास, भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु, मिरांडा हाउस या IIM अहमदाबाद। तो देखिए इंडिया रैंकिंग 2023 ये जो है इसमें टॉप पहले ओवरऑल कैटेगरी में किया है IIT मद्रास ने और इसे जारी कौन करता है, तो इसे जारी करता है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा ये जारी किया जाता है। जो हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट हैं उनकी ये रैंकिंग होती है और ये 2016 से जो है वो जारी किया जा रहा है। होता यह है कि इस रैंकिंग के तहत जो है वो कई कैटेगरी है। ठीक है, इस रैंकिंग निकाला जाता है इसमें कई कैटेगरी है, टोटल जो है 13 कैटेगरी में ये रैंक निकाला जाता है। जैसे एक तो ओवरऑल कैटेगरी हो गया, उसके बाद फिर कौन सा इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा है, कौन सा कॉलेज अच्छा है, कौन सा मेडिकल कॉलेज अच्छा है, कौन लॉ कॉलेज अच्छा है, कौन मैनेजमेंट कॉलेज अच्छा है। तो इस तरीके से जो है मतलब अलग अलग कैटेगरी के अलग अलग कॉलेज का यहाँ पे एक रैंक निकाला जाता है। लेकिन जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है वो पूछा जाता है एक ओवरऑल कैटेगरी से, फिर यूनिवर्सिटी से। तो उन सभी को जो है हम लोग एक एक करके देखेंगे और ये 13 कैटेगरी एक ओवरव्यू हम देने का प्रयास करेंगे और जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है उनके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके पहले एक फैक्ट आपको बता दें कि इस बार का जो ये 13 श्रेणी जारी किया गया उसमें कृषि एवं संबंधित क्षेत्र एक ये ऐड किया गया और दूसरा जो नवाचार श्रेणी है ये 2 श्रेणियाँ जो हैं इस बार इसमें ऐड की गई है। तो ये 2 आप याद रख सकते हैं। देखिए एक तो आपका हो गया ओवरऑल कैटेगरी, ठीक है, जिसमें सारे पैमाने के आधार पे और सभी चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, उन सभी को इंक्लूडेड करके पूरे इंडिया का एक ओवरऑल टॉप 10 कॉलेज का नाम जारी किया गया यूनिवर्सिटी का। तो उसमें आप देखिए टॉप इंस्टीट्यूट में IIT मद्रास जो है ओवरऑल कैटेगरी में नंबर 1 पे है, वहीं IISc बेंगलुरु जो है वो 2nd नंबर पे है और IIT दिल्ली 3rd नंबर पे है। आपसे सारे के बारे में नहीं पूछा जाएगा
बस आपसे जो टॉप है जिस कैटेगरी में वो पूछा जाएगा। हाँ, अगर आप स्टेट एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे अगर यूपी दे रहे हैं, तो वहाँ पे ये पूछा जा सकता है कि आईआईटी कानपुर जो है वो किस रैंक में है। तो यहाँ से इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वही तो ये तो हो गया ओवरऑल कैटेगरी। अगर देखें टॉप 10 यूनिवर्सिटी के बारे में, तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलोर में स्थित है, ये टॉप यूनिवर्सिटी के रूप में जाना जाता है, और ये अपने आप में एक क्वेश्चन है, तो इसे आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा टॉप 10 कॉलेज में जो है मिरांडा हाउस जो नई दिल्ली में है वो शीर्ष स्थान पे है। वहीं अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में बात करें तो आईआईटी मद्रास जो है वो आपका नंबर 1 पे है। यहाँ भी ओवरऑल कैटेगरी में ये नंबर 1 पे था आईआईटी मद्रास, और यहाँ इंजीनियरिंग कैटेगरी में भी जो है नंबर 1 पे है। वहीं अगर बात करें बिजनेस स्कूल में तो आईआईएम अहमदाबाद जो है वो टॉप पे है, जबकि मेडिकल कॉलेज में एम्स न्यू दिल्ली जो है वो शीर्ष स्थान पे है। इसके अलावा फार्मेसी में जो है NIPER हैदराबाद वो शीर्ष स्थान पे है, जबकि डेंटल कॉलेज में जो है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल कॉलेज ये चेन्नई में स्थित है, ये डेंटल कॉलेज कैटेगरी में शीर्ष पे है। लेकिन क्वेश्चन जो आपको बनेगा ये आपको ओवरऑल कैटेगरी के बाद टॉप 10 कॉलेज के बाद जो है एक तो यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना है। ठीक है, मैं मार्क कर दे रहा हूँ। एक यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, दूसरा जो है टॉप 10 यूनिवर्सिटी से बनेगा, उसके बाद टॉप कॉलेजेस से बन भी सकता है, इसलिए आप इसे देख लें। इसके बाद ये जो है काफ़ी अच्छा कैटेगरी है एग्रीकल्चर, मतलब पूछा जा सकता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है वो एग्रीकल्चर में जो है शीर्ष स्थान पे है। तो आप याद रखिएगा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ये जो है आपका टॉप में है। इसके अलावा आप इसे भी याद रख सकते हैं, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल, ये जो है सेकेंड नंबर पे है, और ये अपने आप में एक क्वेश्चन है कि डेयरी अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो करनाल में है, और ये जो है टॉप 10 में आया है एग्रीकल्चर कैटेगरी में इंडिया रैंकिंग 2023 में। वहीं अगर बात करें शोध संस्थान में, तो ये कैटेगरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो IISc बेंगलोर ये टॉप 10 रिसर्च इंस्टीट्यूट में आता है, शोध संस्थान में आता है। वहीं अगर इनोवेशन की बात करें नवाचार में, तो IIT कानपुर का जो है वो शीर्ष स्थान है नवाचार में, और ये भी जो है वो एक अच्छा कैटेगरी है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने की आपका संभावना है। लॉ कॉलेज में अगर बात करें तो नेशनल लॉ कॉलेज ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु ये टॉप लॉ कॉलेज है, और अगर आर्किटेक्ट की बात करें तो IIT रुड़की जो है वो आर्किटेक्चर में जो है टॉप इंस्टीट्यूट है। तो मेनली जो है इन 6 से जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसे मैंने अभी नंबरिंग किया है, तो आप उसे याद रखिए, और बाकी जो अलग अलग एग्ज़ाम दे रहे हैं, जैसे अगर लॉ का दे रहे हैं तो वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ता है। अगला जो प्रश्न है वो पूछा जा रहा है, किस राज्य सरकार ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत 75 वर्ष से अधिक पुराने वृक्षों की रक्षा के लिए 2500 रुपये प्रति माह पेंशन देने की घोषणा की है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के द्वारा जो है ये योजना लाई गई है, प्राण वायु देवता पेंशन योजना। इस योजना में होगा ये कि जो भी पेड़ जो 75 वर्ष से अधिक पुराने हैं उनके रक्षा के लिए 2500 रुपया प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। लेकिन इसमें की कुछ शर्तें हैं, जैसे वो पेड़ जो है वो खोखला नहीं होना चाहिए, गिरा हुआ नहीं होना चाहिए, और ना ही सूखा हुआ होना चाहिए, रोगग्रस्त भी नहीं होना चाहिए। साथ ही वो जो है जो फॉरेस्ट गवर्नमेंट का जो फॉरेस्ट का एरिया आता है उसके बाहर का होना चाहिए, मतलब एक तरीके से जो पब्लिक में है या फिर प्राइवेट है और वो 75 वर्ष से पुराना पेड़ है तो उसकी मेनली रक्षा करना है। और ये लाया कौन है, तो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा ये लाया गया है। वहीं अगर बात करें हरियाणा के मुख्यमंत्री की, तो हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है वो है मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। और यहाँ के जो गवर्नर हैं, हरियाणा के गवर्नर की बात करें तो ये आपका बंडारू दत्तात्रेय, ये यहाँ के गवर्नर है, तो आप इसे भी याद रखें। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, देश में उच्च स्तरीय अनुसंधान एवं विकास के लिए किस नए संस्थान की स्थापना प्रस्तावित है? ऑप्शन है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड, राष्ट्रीय इनोवेशन फाउंडेशन, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन
या फिर अटल इनोवेशन संस्थान। देखिए गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रहा है, हायर इंस्टीट्यूट में जो है वो रिसर्च और डेवलपमेंट को ज़्यादा फोकस कर रहा है, तो उसके लिए एक नए संस्थान की वो स्थापना कर रहा है। ठीक है, तो उस संस्थान का जो नाम है वो है राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन, NRF, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन। और ये है क्या, एक्चुअल में पहले इसी तरीके का काम जो है वो विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड कर रहा था। अब उसी के रिप्लेसमेंट में और भी मतलब ज़्यादा फोकस वे में करने के लिए NRF को लाया गया है। और NRF ये जो है काम किसके अंतर्गत करेगा, तो ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा। और इसके जो गवर्नमेंट का बोर्ड है उसके जो अध्यक्ष होंगे वो प्रधानमंत्री होंगे, मतलब स्वयं वो इसकी अध्यक्षता करेंगे, जबकि उपाध्यक्ष में जो है वो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के जो मंत्री हैं वो होंगे। इसके अलावा जो शिक्षा मंत्री हैं वो इसके उपाध्यक्ष होंगे, मतलब एक अध्यक्ष और दो उपाध्यक्ष। अध्यक्ष कौन होगा NRF का, तो वो होंगे PM। और उपाध्यक्ष में कौन होगा, तो एक तो आपके विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री होंगे और दूसरा जो है शिक्षा मंत्री होंगे। तो इस तरीके से इसका बोर्ड बनाया गया है। मतलब नेशनल रिसर्च फाउंडेशन जो है मेनली रिसर्च को आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। आगे है QS रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व का शीर्ष उच्च शिक्षण संस्थान कौन है। ऑप्शन है मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी UK, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी UK या नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। तो देखिए QS रैंकिंग जो है 2024 ये जारी किया गया है, और इसमें जो मतलब वर्ल्ड लेवल पे टॉप इंस्टीट्यूट है वो है आपका ऑप्शन नंबर A मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी USA। ठीक है, वहीं सेकेंड नंबर पे आपका कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी आता है UK का, और थर्ड नंबर पे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी आता है। अगर इनकी स्कोर देखें तो जो USA की इंस्टीट्यूट है वो आपका 100 में 100 स्कोर लाई है, जबकि UK का कैम्ब्रिज जो है 99 है और ऑक्सफोर्ड जो है 98। इसी में एक और क्वेश्चन बनता है कि QS रैंकिंग 2024, पहले तो आप ईयर याद रखिएगा कि ये रैंकिंग किस ईयर से रिलेटेड है, तो 2024 QS रैंकिंग 2024। हाँ, तो क्वेश्चन ये बन रहा है कि QS रैंकिंग 2024 में एशिया का कौन सा शिक्षण संस्थान टॉप पे है। तो आप देखिए इन सभी में जो है एशिया का जो शिक्षण संस्थान है वो है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। ये जो है वो शीर्ष पे है एशिया में, एशिया महाद्वीप में। तो ये भी आप याद रखिएगा, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। आगे है QS रैंकिंग 2024 के अनुसार विश्व के 1500 उच्च शैक्षणिक संस्थानों में भारत के कितने संस्थान शामिल हैं। ऑप्शन है 45, 35, 41 या 50। तो इसका सही आंसर होगा 45। भारत के जो है टोटल 45 यूनिवर्सिटी जो है या इंस्टीट्यूट वो इस रैंकिंग के अंतर्गत आते हैं, और ये टोटल 500 का एक लिस्ट जारी किया गया था, उसके अंतर्गत ये शामिल है। तो एक क्वेश्चन तो यहाँ से ये बन रहा है कि कितने इंस्टीट्यूट इंडिया के शामिल है। दूसरा क्वेश्चन ये बनता है कि QS रैंकिंग 2024 में भारत का शीर्ष शीर्ष जो है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट कौन सा है। तो IIT बॉम्बे जो है वो शीर्ष स्थान पे है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिएगा, IIT बॉम्बे जो है वो QS रैंकिंग 2024 में शीर्ष स्थान पे इंडिया में। और इस बार की जो रैंकिंग है उसमें 4 यूनिवर्सिटी ने पहली बार अपना जगह बनाया है। एक है यूनिवर्सिटी ऑफ पेट्रोलियम और ऊर्जा स्टडीज, दूसरा है चितकारा यूनिवर्सिटी, तीसरा है गुरु गोविंद सिंह इंप्रेस यूनिवर्सिटी, और फोर्थ है भारतीय सांख्यिकी संस्थान। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखिए टॉपिक एक ही होता है लेकिन अलग अलग एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग जो उनका एग्ज़ाम का लेवल होता है तो उन लेवल के अकॉर्डिंग जो है वो क्वेश्चन को फ्रेम किया जाता है। जैसे इसी में अगर पूछ दिया जाए कि QS रैंकिंग 2024 में कौन सा संस्थान पहली बार शामिल हुआ है और वहाँ पे दे दिया जाए चितकारा यूनिवर्सिटी, तो अगर आप डिटेल में नहीं पढ़े होंगे तो फिर आप वहाँ पे इसे नहीं लगा पाएंगे। या फिर भारतीय सांख्यिकी संस्थान, ये भी काफ़ी अच्छा इंस्टीट्यूट है और न्यूज़ में रहता है। तो ये जो है आपको याद रखना होगा कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट इस बार शामिल किए गए हैं अगर आप हायर लेवल के एग्ज़ाम को दे रहे हैं। तो जैसे कि PSC का, स्टेट PSC का आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो वहाँ पे इस टाइप के थोड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगला है दिव्य कला मेला किसके द्वारा आयोजित किया जाता है। ऑप्शन है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, ट्राइफेड, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय या पर्यटन मंत्रालय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर A सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय।
उसके द्वारा दिव्य कला मेला जो है आयोजित किया जाता है। और इस मेले का उद्देश्य क्या है? एक्चुअली दिव्य कला मेला जो है वो दिव्यांग जो लोग हैं उनके लिए, दिव्यांग उद्यमी और जो कारीगर है उनके जो प्रोडक्ट है जो उनके द्वारा बनाए गए हैं उन शिल्प कला को यहाँ पे प्रदर्शित किया जाता है और उसे जो है प्रमोट करने का काम किया जाता है। और इस तरीके के 5 पहले से मेले आयोजित किए गए थे और ये जो है छठा मेला भी जुलाई में आयोजित किया गया है। ठीक है, तो कौन सा अभी अगर पूछा जाए कि जुलाई, देखिए इसी में एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि जुलाई 2023 में दिव्य कला मेला का आयोजन कहाँ किया गया था? तो जयपुर में इसका आयोजन किया गया था। तो ये क्वेश्चन भी यहाँ से बन रहा है, आप इसे याद रख सकते हैं। और ये पहला जो मेला था इस टाइप का वो दिसंबर 2022 में दिल्ली में आयोजित किया गया था। ठीक है, अगर बात करें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की, तो इसके जो मंत्री हैं वो हैं वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार जो है वो इसके अभी मंत्री हैं, अर्थात वीरेंद्र कुमार जो है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को भी संभाल रहे हैं। वहीं अगर विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की बात करें तो ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह इसके मंत्री हैं। अगर बात करें पर्यटन मंत्रालय की, तो पर्यटन मंत्रालय जो है वो जी किशन रेड्डी ये अभी पर्यटन मंत्रालय के मंत्री हैं। वहीं ट्राइफेड जो है एक संस्था है जिसका जो मेन उद्देश्य है वो है ट्राइबल पीपुल की लाइफ को बदलना। ठीक है, मेनली ये ट्राइबल पीपुल के लिए ही डेडिकेटेड होते हैं। और ये जो है वो आप का जो ट्राइबल मंत्रालय है उसके अंतर्गत आता है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, उसके अंतर्गत ट्राइफेड आता है। तो ये भी आप याद रखिएगा। और अभी जो है वो कौन है, मतलब ट्राइबल मिनिस्टर कौन है अभी? तो वो हैं आपके अर्जुन मुंडा, मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अर्जुन मुंडा, वो भी आप याद रख सकते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, मोटे अनाजों के प्रति जागरूकता लाने के लिए ग्रैमी विजेता गायिका फालू, जिनका पूरा नाम है फाल्गुनी शाह, द्वारा रचित गीत एम्बेंट्स इन मिलेट्स को आवाज़ किसने दिया है? ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और एग्जाम में इसके पूछे जाने की संभावना है। एक तो ग्रैमी विजेता गायिका फालू हैं, उन्होंने इसकी रचना किया है और इसका जो आवाज़ है वो नरेंद्र मोदी ने दिया है। ठीक है, इसलिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस वर्ष जो 2023 है वो 2023 जो है आपको मालूम होगा कि मोटा अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया गया है संयुक्त राष्ट्र के द्वारा। तो उसी को पूरे वर्ल्ड लेवल पे बढ़ावा देने के लिए जो है एक गीत की रचना की गई है। किसके द्वारा? तो गायिका फालू के द्वारा। अब ये गायिका फालू कौन है? तो ये इंडियन ओरिजिन के हैं और यूएसए में रहते हैं। इन्होंने 2 बार ग्रैमी का अवार्ड जीता है, एक 2018 में और एक 2022 में। 2022 में इन्होंने जो ग्रैमी जीता था वो जीता था बेस्ट चिल्ड्रेन एल्बम के लिए, इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता था। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ग्रैमी विजेता गायिका फालू ने जो है वो एक गीत रचा है और जिसका आवाज़ जो है वो नरेंद्र मोदी ने भी दिया है। देखते हैं अगले प्रश्न को। राज्य में सीबीआई जांच हेतु प्रदत्त समान अनुमति वापस लेने वाला पहला राज्य कौन है? ऑप्शन है मिजोरम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान या तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका मिजोरम। ठीक है, मिजोरम जो है वो पहला राज्य था जिसने सीबीआई को अपने राज्य में जो है वो अनुमति देने से मना कर दिया था। और अभी हाल में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु जो है वो 10वां ऐसा राज्य बन गया है जो सीबीआई को अपने राज्य में डायरेक्ट एंट्री का जो पहले का प्रोसेस था उसे वापस ले लिया है। होता ये था कि सीबीआई जो है किसी भी राज्य में जाके जांच शुरू कर सकता था, उसे अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, लेकिन क्या 2015 में सबसे पहले मिजोरम ने जो है इस एक्ट को ये जो प्रोविज़न था इसे समाप्त करने के लिए एक अपने विधानसभा में पारित कर दिया, प्रस्ताव पारित कर दिया। उसके बाद और भी राज्य जैसे 2018 में आंध्र प्रदेश, उसके बाद पश्चिम बंगाल, फिर छत्तीसगढ़, मतलब अलग अलग राज्य जो है वो सीबीआई को अपने यहाँ बैन करते गए ताकि वो डायरेक्ट जो है बिना राज्य की अनुमति के वहाँ पे जांच प्रक्रिया ना करें।
ठीक है। वहीं अगर बात करें सीबीआई की, तो आपको मालूम होगा कि ये इसका फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, और इसकी जो स्थापना है वो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 के तहत हुआ था, और ये एग्जाम में पूछा भी जाता है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है। और ये जो मतलब मेनली बैन करने का जो प्रोसेस है, ये बोला जा रहा है कि सीबीआई जो है वो राजनीतिक रूप से जो है थोड़ा सा इन्फ्लुएंस होती है, और इसी कारण वो जो है राजनीतिक रूप से गिरफ्तारियां या फिर छापामारी करते हैं, इसलिए इन राज्यों ने इसे बैन किया है। तो बस आपको याद रखना है कि जो पहला राज्य था बैन करने वाला वो मिजोरम था, और हाल ही में जो है वो तमिलनाडु ने अपने यहाँ ये बैन किया है, और ऐसा करने वाला तमिलनाडु वो 10वां राज्य बन गया है। देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम को। अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में पहला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पहली विदेश यात्रा किस देश की थी? सूरीनाम, सर्बिया, नेपाल या मिस्र? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूरीनाम। सबसे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वो सूरीनाम की यात्रा की, और उन्होंने वहाँ पहुँचने के बाद जो है एक मूर्ति है वहाँ मदर सूरीनाम की, उसके ऊपर माल्यार्पण किया। देखो, मदर सूरीनाम जो है वो अपने आप में एक यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 प्रजातियाँ निवास करती है, उन सभी प्रजातियों को ये डिनोट करने का काम करता है। आप यहाँ देख सकते हैं ये 5 बच्चे जो है वहाँ निवास करने वाले 5 प्रजातियों को डिनोट करती है, जैसे हिंदुस्तानी, जावा, चीनी, यूरोपीय और स्थानीय समुदाय, इन सभी को ये जो है रिप्रेजेंट करता है। और आपको मालूम होगा ये जो है एक आइलैंड है, और वहाँ पे जो है जो प्रवासी हैं वो बसते गए थे। जैसे अंग्रेज जो है वो काला पानी का सज़ा के लिए या फिर अपने हित के लिए वो भारतीयों को ले जाके वो आइलैंड पे छोड़ देते थे, तो उसी में एक जो है सूरीनाम था जहाँ पे इंडियन जाते थे, और भारत का प्रवासियों का वहाँ पे 150 वर्ष भी पूरा हुआ है, इसलिए वो चर्चा में है। वहीं अगर बात करें सूरीनाम की, तो इसकी जो राजधानी है वो है परामारीबो, और इसके जो राष्ट्रपति हैं वो है चंद्रिका प्रसाद संतोखी, और इसकी जो करेंसी है वो है आपका डॉलर। ठीक है, सूरीनाम की मुद्रा क्या है? तो वो डॉलर है, तो ये आप याद रखिएगा। आगे है कि ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार, ये सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। कौन सा? ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द चैन ऑफ द येलो स्टार। ये आपको अलग से पूछा जा सकता है कि किस देश का ये अवार्ड है जो कि दिया गया है हमारे राष्ट्रपति को। ठीक है, तो आप याद रखिएगा सूरीनाम के द्वारा ये दिया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान किसे दिया गया है? तो द्रौपदी मुर्मू को दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत और सर्बिया ने इस दशक के अंत तक द्विपक्षीय व्यापार कितना बढ़ाने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन है 32 करोड़ यूरो, 50 करोड़ यूरो, 1 अरब यूरो या 2 अरब यूरो। तो इसका सही आंसर होगा 1 अरब यूरो। एक्चुअल में क्या था कि भारतीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वो जो है सूरीनाम की यात्रा के बाद सर्बिया की यात्रा की, और वहाँ पे दोनों देशों के बीच ये टारगेट लिया गया कि अभी हम लोगों का जो ट्रेड है उस ट्रेड को हम लोग जो है वो बढ़ा के 1 अरब यूरो कर देंगे। अभी ट्रेड कितना है? तो वो 32 यूरो है, वहाँ से बढ़ा के जो है वो 1 अरब यूरो करने की इन्होंने लक्ष्य रखा है इस दशक के अंत तक, अर्थात 2030 तक। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें सर्बिया की, तो सर्बिया की राजधानी जो है वो बेलग्रेड है, और इसकी मुद्रा जो है वो दिनार है, और यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? तो अलेक्जेंडर वुसिक जो है यहाँ के राष्ट्रपति है। इसके अलावा भारत और सर्बिया के बीच सर्बिया के बीच कई सारे वार्तालाप हुए हैं। उसमें एक है कि जो इंडियन फिल्म है, अगर वो यहाँ पे आके फिल्म शूटिंग होती है तो उन्हें जो है अलग से रियायत दिया जाएगा। इसके अलावा जो है वो दोनों देश वीज़ा का जो इशू है उससे और भी सरल बनाएंगे। इस तरीके की बात जो है वो इस विजिट में की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत किस देश में महाकाली नदी पर सिरसा व झूला घाट पर अनुदान सहायता से पुल निर्माण करेगा? ऑप्शन है भूटान, बांग्लादेश, नेपाल या म्यांमार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। जो महाकाली नदी है वो बांग्लादेश से होकर बहती है, और वहाँ पे जो है भारत के द्वारा अनुदान दिया जाएगा सिरसा और झूला घाट को बनाने में, और साथ ही भारत इसको बनाने में जो है अपना टेक्निकल सहयोग भी प्रदान करेगा। तो आपको याद रखना है कि सिरसा व झूला घाट पुल जो है वो बांग्लादेश से रिलेटेड है, महाकाली नदी पे है।
हुआ ये है कि नेपाल के प्रधानमंत्री है पुष्पकमल दहल, वो भारत के दौरे पे आए हुए थे और इसी क्रम में जो है ये सारे बातचीत हुआ था और कई सारे बिंदुओं पे समझौता किया गया। जैसे भारत नेपाल जो है वो पारगमन संधि करेंगे। पारगमन संधि का मतलब ये कि नेपाल जो है वो इंडिया के थ्रू होके वो व्यापार करेगा। जैसे नेपाल आपको मालूम होगा कि एक लैंडलॉक कंट्री है, तो इंडिया जो इसे एक्सेस देगा समुद्र का, ठीक है, सी का एक्सेस देगा ताकि यहाँ से ये ट्रेड कर सके। और इसके लिए क्या है कि एक नया जो है रेल मार्ग जो है इनको प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही जो रिवर वाटरवेज है उसके द्वारा भी जो है वो समुद्र को जोड़ के ट्रेड को बढ़ावा दिया जाएगा। तो ये भारत नेपाल पारगमन संधि यहाँ पे किया गया है। इसके अलावा नेपाल में जो है एक नई उर्वरक संयंत्र की स्थापना की जाएगी, ये भी आप याद रखिएगा। साथ ही पेट्रोलियम पदार्थों की आपूर्ति के लिए पहले से क्या था कि मोतिहारी से लेके अमलेखगंज तक एक पाइपलाइन बिछाया हुआ था, ठीक है। अब इसी पाइपलाइन को जो है वो चितवन तक विस्तारित कर दिया जाएगा। बांग्लादेश का जो चितवन शहर है वहाँ तक इसको विस्तारित किया जाएगा, तो ये भी आप याद रखिएगा। और भारत जो है वो बांग्लादेश बोल रहे हैं, नेपाल में जो है वो विद्युत संयंत्र स्थापित किया था और अब उसी विद्युत से जो है जो वहाँ पे डेवलप किया गया है रिवर के ऊपर, उससे जो है भारत आयात कर रहा है कितना 450 मेगावाट विद्युत का आयात कर रहा है। और ये जो संयंत्र है वो इंडिया के द्वारा ही डेवलप किया गया था। तो मेनली जो आपको याद रखने वाली बातें हैं वो ये है कि सिरसा और झूला घाट जो है वो इंडिया के द्वारा बनाया जाएगा। कहाँ? तो ये नेपाल में बनाया जाएगा, सॉरी बांग्लादेश नहीं है, ये नेपाल में बनाया जाएगा। और जो नेपाल के प्रधानमंत्री हैं वो हैं पुष्पकमल दहल और भारत नेपाल के बीच एक पारगमन संधि हुई है। इसके अलावा नेपाल में जो है भारत एक उर्वरक संयंत्र की स्थापना करेगा। आपको पूछा जा सकता है कि हाल ही में जो है भारत ने किस देश में नई उर्वरक संयंत्र की स्थापित करने की घोषणा की है, तो नेपाल में किया है। इसके अलावा जो मोतिहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन है उसे बढ़ाकर जो है चितवन तक विस्तारित कर दिया गया है। तो ये सारे पॉइंट को आप याद रख सकते हैं और इसका आंसर जो है वो आपका नेपाल है, इसे भी आप याद रखिएगा। अगला है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की राजकीय यात्रा करने वाले किस क्रम के भारतीय प्रधानमंत्री हैं? ऑप्शन है प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द्वितीय। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है राजकीय यात्रा करने वाले। राजकीय यात्रा क्या होता है उसे हम लोग जो है डिटेल में देखते हैं अच्छे से। देखिए राजकीय यात्रा बोला जाता है कि जब किसी देश का राष्ट्रपति या शासनाध्यक्ष को अगर वो देश अपने यहाँ निमंत्रण पे बुलाए, निमंत्रण देने के बाद अगर वो देश किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को बुलाता है तो उस देश का जो यात्रा का पूरा खर्च है वो उस देश के द्वारा, मेजबान देश के द्वारा वहन किया जाता है और इस यात्रा को ही जो है वो राजकीय यात्रा कहा जाता है। एक हुआ कि हम किसी सम्मेलन में भी जो वो पार्टिसिपेट करने के लिए गए तो वो एक अलग चीज़ हो गया, ठीक है। और अगर कोई देश आपको इनवाइट कर रहा है और तब आप वहाँ पे जा रहे हैं तो वो फिर एक अलग चीज़ होता है, वो राजकीय यात्रा होता है। और ऐसा करने वाले जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो सेकेंड नंबर के प्रधानमंत्री हुए हैं। इसके पहले क्या था कि जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे वो जून 2009 में अमेरिका की राजकीय यात्रा पे गए थे और वो ऐसा करने वाले पहले प्रधानमंत्री बने थे। वहीं एक और फैक्ट है कि जो सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे वो 1963 में जो है वो राष्ट्रपति के रूप में यूएसए का दौरा करने वाले पहले राष्ट्रपति बने थे। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न है। वहीं इस बार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा था इसमें जो है उन्होंने जो अमेरिकी संसद है जिसे कांग्रेस कहा जाता है उसके संयुक्त सत्र की को भी संबोधित किया था और ये उनका दूसरा बार था जब उन्होंने ये यूएसए का जो संसद है कांग्रेस उसको संबोधित किया। तो ऐसा करने वाले वो जो है वो पहले प्रधानमंत्री हैं जो कि अमेरिकी संसद कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित किया है। तो ये भी आप याद रखिएगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। देखिए और भी बहुत सारे एक्टिविटी जो है इस दौरे पे हुआ था, उसी में एक जो है इंडिया ने जो आर्टेमिस संधि पे हस्ताक्षर किया है,
ठीक है। तो उस संधि के अंतर्गत है क्या, पहले तो इसका आंसर देख ले रहा है कि किस देश ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग के लिए नासा के आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया, तो वो इंडिया ने किया है। ठीक है। और इसमें होगा क्या कि आर्टेमिस समझौता के तहत जो मानवीय गतिविधि है अंतरिक्ष में उसे बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है। जैसे आपको मालूम होगा कि यूएसए जो है पहले से भी चांद पे जा चुका है। अब उसकी योजना ये है कि वो मून पे जो है अपने एक मतलब वो मानव का कॉलोनी बनाने का कोशिश किया जाएगा। इसके अलावा जो अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन है वहाँ पे जो है वो आपूर्ति को मतलब संसाधनों की आपूर्ति को तेज़ करने के लिए और फिर बाकी देशों के हेल्प के लिए भी जो है एक समझौता किया जाता है, आर्टेमिस समझौता। और ये नासा का है। इसमें अभी तक जो है 27 कंट्री ने पार्टिसिपेट किया है, मतलब 27 देश जो है इस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं और भारत जो है इस पर हस्ताक्षर किया है अभी हाल ही में। सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एग्रीमेंट है वो आपका गैर बाध्यकारी है, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इस एग्रीमेंट को फॉलो करें, इसके लिए जो आपको बाध्य नहीं किया जाएगा। तो ये आप ध्यान रखिएगा। आगे कि जून 2023 में भारत ने अमेरिका की किस राज्य में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलने का फैसला किया है। दोनों देशों ने जो एक दूसरे के यहाँ अपना वाणिज्यिक दूतावास का विस्तार करने की घोषणा की है। तो भारत जो है वो अमेरिका के किस शहर में खोलेगा, तो वो खोलेगा सिएटल में। सिएटल में जो है भारत अपना एक वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। वहीं यूएसए जो है वो भारत के अहमदाबाद और बेंगलुरु में अपना वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा। तो ये आप याद रखिए। आगे किस कंपनी ने तेजस की अगली पीढ़ी के विमान F414 इंजन के निर्माण के लिए HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ सहमति समझौता किया है। ऑप्शन है जेई एरोस्पेस, डसॉल्ट एविएशन, लॉकहीड मार्टिन या बोइंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जेई एरोस्पेस। जो जनरल मोटर एरोस्पेस है उसने जो है जो तेजस विमान की अगली पीढ़ी का जो विमान है F414 उसके इंजन को डेवलप करने के लिए एक समझौता किया है। और इसे होगा क्या कि जो टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इंजन बनाने की, वो भी जो है वो इंडिया के साथ शेयर होगा। तो इंडिया को काफ़ी मतलब हेल्प मिलेगा इन फ्यूचर इससे। ठीक है। और ये कहाँ की कंपनी है, तो यूएसए की ये कंपनी है जीई एरोस्पेस। इसके अलावा और भी कुछ समझौते हुए, जैसे अप्लाइड मटेरियल जो एक कंपनी है वो जो है भारत में $90 करोड़ का निवेश करेगी। और ये किस तरीके की कंपनी है अप्लाइड मटेरियल, तो ये सेमीकंडक्टर बनाने वाली कंपनी है। और एक और कंपनी है माइक्रोन्स जो सेमीकंडक्टर बनाती है, ये भी जो है भारत में निवेश करेगी। इसके अलावा एलॉन मस्क जो है स्पेस एक्स के जो संस्थापक है और टेस्ला के भी, वो भी भारत में निवेश करेंगे। तो ये सारे समझौते जो है वो प्रधानमंत्री का जो यूएसए दौरा हुआ था उसमें किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने भारतीय प्रधानमंत्री को सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील से सम्मानित किया है। ऑप्शन है सूडान, मिस्र, अमेरिका या युगांडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्र। एक्चुअली में क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएसए के दौरे के बाद जो है वो मिस्र का दौरा करते हैं और वहाँ पे जो है उन्हें वहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द नील उससे सम्मानित किया जाता है। तो ये आप याद रखिएगा। और ये इनका जो है मतलब वर्ल्ड लेवल पे 13 ऐसा अवार्ड है जो कि दिया गया है। और इसके बाद भी जो है अभी हाल ही में 14 जो है वो फ्रांस के द्वारा दिया गया है, उसे जो है हम लोग आगे देखेंगे। वहीं अगर बात करें मिस्र की, तो मिस्र की जो राजधानी है वो काहिरा है और यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अब्दुल फतह अल सीसी। और ये जो है भारत के जो गणतंत्र दिवस समारोह था 2023 का, उसके मुख्य अतिथि भी थे। तो ये आप ध्यान में रख सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि भारत जो नरेंद्र मोदी का इस दौरा था उसमें मिस्र के साथ एक एग्रीमेंट भी किया है, स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ठीक है, जिसके तहत दोनों देश जो है वो डिफेंस के क्षेत्र में भी आगे बढ़ेंगे। तो ये काफ़ी अच्छा मूव है और मिस्र जो है भारत का एक स्ट्रेटजिक पार्टनर भी बन गया है। आगे अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाला सऊदी अरब की पहली महिला कौन है? रेयाना बरनाबी, अलिफ अल करानी, जॉन सॉफनर
या पैगी विटसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेयाना बर्नाबी। रेयाना बर्नाबी जो है वो सऊदी अरब की पहली महिला है जो कि अंतरिक्ष में गई है। इसके साथ जो है अली अल करानी, ये भी जो है सऊदी अरब के हैं। इन दोनों ने जो है वो एक यात्रा की थी, और ये जो एक निजी कंपनी है एक्सियोम स्पेस, उसके द्वारा इन्होंने ये यात्रा किया था। ये टोटल लगभग 8 दिन का ये जो है उनका स्पेस विजिट था, जिसमें वो स्पेस स्टेशन जाते हैं और फिर वहाँ पे कुछ समय बिताने के बाद वापस आ जाते हैं। और इसमें जो है स्पेस एक्स जो कंपनी है उसका भी अहम रोल है, उसी के द्वारा जो है ये इन्हें जो अंतरिक्ष में भेजा जाता है और फिर वापस लाया जाता है। तो आप याद रखिएगा, अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली पहली सऊदी अरब की महिला कौन है? तो रेयाना बर्नाबी। संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों में प्राण गंवाने वाले शांति सैनिकों की स्मृति में यूएन में एक स्मारक दीवार बनाने का प्रस्ताव किस देश के द्वारा लाया गया था? भारत, बांग्लादेश, अमेरिका या फ्रांस? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत ने एक प्रस्ताव लाया यूएनओ में, जिसमें ये बोला गया कि जो यूएनओ का शांति मिशन है उसमें बहुत सारे जो है शांति दूत जाते हैं और वो किसी कारण से अपना प्राण गंवा देते हैं, तो उनके याद में जो है एक स्मारक दीवार जो है वो बनाना चाहिए। ठीक है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये प्रस्ताव पारित लाया गया था, और जिसे जो है 190 देशों का समर्थन प्राप्त हुआ था। ये काफ़ी अच्छी बात है। आपको मालूम होगा कि जो यूएनओ है उसमें 193 के आसपास जो है टोटल कंट्री है, उसमें 190 देश जो है वो समर्थन दे रहे हैं। तो एक काफ़ी अच्छा मूव था इंडिया का, जिसे पूरे विश्व ने सराहा। और ये बनाया कहाँ जाएगा? तो यह मेमोरियल जो है वो न्यूयॉर्क का, जो यूएनओ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में, वहाँ पे ये बनाया जाएगा। आगे अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किस एशियाई देश को 1 जनवरी 2024 से 2 वर्षों के लिए यूएनओ का अस्थायी सदस्य चुना गया है? ऑप्शन है भारत, बांग्लादेश, जापान या दक्षिण कोरिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया को जो है वो एशियाई जो कॉन्टिनेंट है वहाँ से जो है वो एक अस्थायी सदस्य के रूप में यूएनओ में शामिल किया गया है। आपको मालूम होगा कि जो यूएनओ का स्ट्रक्चर है उसमें 5 परमानेंट मेंबर है, इसके अलावा 10 मेंबर जो है वो और होते हैं, और ये 10 मेंबर का जो है वो हर 2 वर्ष बाद जो है ये चेंज होते रहते हैं। ठीक है, 5 मेंबर जो है 2 साल के लिए उनको चुना जाता है, और फिर 5 मेंबर जो है 2 साल के लिए। तो इस तरीके से 10 मेंबर को अस्थायी तौर पे चुना जाता है, और इनका जो टेन्योर होता है वो 2 वर्ष का होता है। तो आपको ये याद रखना है कि टोटल जो है वो मेंबर जो है वो 15 है, जिसमें 5 अस्थाई और 10 जो है वो अस्थाई हैं। और जो अस्थाई मेंबर होते हैं वो अलग अलग कॉन्टिनेंट से चुने जाते हैं। तो एशिया वाले में जो है इस बार वो दक्षिण कोरिया को चुना गया है। इसके अलावा अगर बाकी को देखें तो अल्जीरिया हो गया, सियरा लियोन हो गया, फिर गुआना हो गया और स्लोवेनिया, इन 5 और दक्षिण कोरिया, इन 5 कंट्री को जो है वो अस्थायी अध्यक्ष के तौर पे चुना गया है, जो 1 जनवरी 2024 से अपना कार्यभार संभालेंगे। आगे पूछा जा रहा है, विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक 2023 में भारत का क्या स्थान है? ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन में 40वां, 37वां, 43वां या 44वां। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 40वां। भारत जो है जो वर्ल्ड कॉम्पिटिटिव इंडेक्स है उसमें किस नंबर पे है? तो 40वें नंबर पे है। और ये 40 नंबर जो है कितने देशों में है? तो टोटल जो है वो 64th कंट्री का ये रैंक जारी किया था, और उसमें जो है भारत 40वें नंबर पे है। तो ये आप याद रखिएगा। और ये जारी कौन करता है? तो ये जारी किया जाता है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा ये जारी किया जाता है। और इससे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश जो है वो शीर्ष स्थान पे था? तो डेनमार्क जो है वो पहले नंबर पे है, उसके बाद आयरलैंड है और फिर स्विट्ज़रलैंड है। आप पहले 3 कंट्री का नाम याद रख सकते हैं। उसके बाद जो है कौन सा देश सबसे निचले रैंक पे रहा? तो वेनेजुएला सबसे लास्ट में था, उसके बाद अर्जेंटीना और मंगोलिया का नंबर आ रहा है। अगर ब्रिक्स देशों में देखें तो दक्षिण अफ्रीका जो है वो 61वें नंबर पे है, और ब्राज़ील जो है वो 60वें नंबर पे है। ठीक है, तो आप इन सभी को याद रखिएगा।
हर एक पॉइंट जो अपने आप में एक क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2023 में कौन सा देश सबसे निचले स्थान पर रहा, तो वेनेजुएला। तो इस तरीके से जो है आप इनको जो है याद रख सकते हैं और खुद में भी क्वेश्चन बना सकते हैं पॉइंट से। आगे है, ट्रोपिंग द कलर परेड का संबंध किस देश के राजा के जन्मदिन से है? ऑप्शन है इंग्लैंड, जापान, भूटान और ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के राजा का जो जन्मदिन है वो आपका ट्रोपिंग द कलर परेड के नाम से जाना जाता है। और इस बार जो है जो चार्ल्स तृतीय हैं, चार्ल्स तृतीय, इनका जो जन्मदिन था उसी के संबंध में ट्रोपिंग द कलर परेड का आयोजन किया गया था। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा टाइटैनिक जहाज किस वर्ष दुर्घटनाग्रस्त हो गया था? ऑप्शन है 1912, 1915, 1918 या 1910। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1912। एक्चुअल में क्या है कि टाइटैनिक जहाज जो 15 अप्रैल 1912 को अपना जो पहला यात्रा था उसी में ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया आइसबर्ग से टकराने के कारण, और अटलांटिक महासागर में ये डूब गया था, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या है कि इसका मलबा जो है वो कई साल बाद खोजा गया, जो कि अटलांटिक महासागर में ही है। और उसी मलबे को देखने के लिए एक मतलब पर्यटन बन गया है जो 13,000 फीट की गहराई में स्थित है। और उसी मलबे को देखने के लिए क्या है कि ये एक कंपनी है ओशियन गेट, वो लोगों को ले जाती है, ठीक है। और अभी ये क्या है, दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और जिस के कारण जो इसमें सवार 4 लोग थे वो चारों की मौत हो जाती है। तो आपको याद रखना है कि जो ओशियन गेट है ये एक कंपनी है, और ठीक है। और ये अभी चर्चा में इसलिए था क्योंकि ये टाइटैनिक जहाज़ के मलबे को देखने के लिए गया था, और टाइटैनिक जहाज़ जो है वो 15 अप्रैल 1912 को दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। आगे है, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स के आंकड़ों के अनुसार 2022-23 में भारत का राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत है? देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है वो बैंकिंग एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। और भी जो स्टेट पीएससी का एग्ज़ाम है वहाँ पे भी जो है इससे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, तो आप इसे जो है ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 6.4। जो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स हैं उनके द्वारा 2022-23 का डेटा जारी किया गया, और उसके अकॉर्डिंग जो राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का 6.4% रहने का उम्मीद जताया गया। मतलब जताया क्या है, उम्मीद नहीं है, ये फाइनल डेटा है, वो जारी किया गया और बोला गया कि 6.4% हमारा राजकोषीय घाटा रहा। वहीं अगर राजस्व घाटे की बात करें तो ये जो है 3.9% था। देखो, जो राजकोषीय घाटा होता है उसी को हम लोग बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट, ठीक है। और जो राजस्व घाटा होता है उसे हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। अब ये होता क्या है, तो सरकार के द्वारा क्या है कि जितना जो व्यय किया गया, जितना भी टोटल व्यय किया गया, कुल व्यय माइनस जो कुल प्राप्तियां हैं या कुल उधारियां हैं, ठीक है, उनको अगर घटा लिया जाए तो हमारा निकलता है राजकोषीय घाटा, अर्थात फिस्कल डेफिसिट। वहीं अगर बात करें राजस्व घाटे की, तो राजस्व घाटे में क्या होता है कि कुल जो भी राजस्व व्यय है, राजस्व व्यय माइनस जो राजस्व प्राप्त हुआ है गवर्नमेंट को, अगर उसमें हम लोग कुल राजस्व व्यय में से अगर कुल राजस्व प्राप्ति को घटा लेते हैं तो हमारा निकलता है राजस्व घाटा, अर्थात रेवेन्यू डेफिसिट। तो ये इसका जो है एक फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे पूछा ये जा रहा है कि कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के आंकड़ों के अनुसार जो है भारत का राजकोषीय घाटा कितना रहा है। देखो, समय समय पे होता ही है कि गवर्नमेंट के द्वारा जो है अलग अलग इंस्टीट्यूट के द्वारा ये जारी किया जाता है। जैसे कि अभी जो है आप देखो कि आरबीआई जारी कर रहा है कि हाँ इतना जो है रेवेन्यू डेफिसिट होगा, कभी वित्त मंत्रालय, कभी बजट में किया गया। और इस बार इन्होंने जो है वो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स इस डिपार्टमेंट के द्वारा ये किया गया है, और इनके अनुसार जो हमारा राजकोषीय घाटा है वो जीडीपी का कितना होगा, 6.4 होगा। और यही जो है बजट जो पेश हुआ था इस बार का 2023-24 का जो बजट पेश हुआ उसमें भी ये बताया गया कि हमारा जो राजकोषीय घाटा होगा वो होगा 6.4%। तो आप दोनों को आप याद रखिएगा कि 6.4% ये जीडीपी का राजकोषीय घाटा है, राजकोषीय घाटा का जीडीपी परसेंटेज है, जो बजट में भी बोला गया था और कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के द्वारा भी बोला गया था, ठीक। वहीं जो राजस्व घाटा है वो 3.9% जो है
वो इनके द्वारा बोला गया, सीजीए के द्वारा बोला गया। लेकिन बजट में क्या है कि बजट में जो इस बार पेश हुआ था उसमें बोला गया था कि ये जो है वो 4.1% हमारा जो है वो राजस्व घाटा होगा, वो एक अनुमान लगाया गया था। ठीक है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं कि बजट में जो है राजस्व घाटे का अनुमान 2022-23 के लिए 4.1% था, जबकि सीजीए के अनुसार जो है वो 3.9% है। ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, और ये हायर एग्जाम में या फिर जो आरबीआई का एग्ज़ाम होता है उसमें, और बैंक के एग्ज़ाम है आईबीपीएस पीओ वगैरह में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए धान की जो समान किस्म है उसका न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना निर्धारित किया गया है। ऑप्शन है 2183 रुपये क्विंटल, 2203 रुपये क्विंटल, 2090 रुपये क्विंटल, या 8558 रुपये प्रति क्विंटल। तो देखिए गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो समय समय पे एमएसपी जारी किया जाता है, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिनिमम सपोर्टिव प्राइस जारी किया जाता है। और अभी क्या है कि खरीफ फसल के लिए ये जारी किया गया है। आप इनसे भी एक का अंदाज़ लगा सकते हैं कि कौन कौन जो है वो खरीफ फसल होता है, जैसे धान, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, ये सारी जो है खरीफ फसल के अंतर्गत आते हैं, और इन्हीं के लिए जो है वो एमएसपी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किया गया है। अब ये क्वेश्चन भी जो है वो बैंक एग्जाम में या हायर जो एग्ज़ाम है वहाँ पे पूछे जाते हैं कि कितने रुपये की वृद्धि हुई है और कितना किया गया है। जैसे धान का जो समान किस्म है उसका भी एमएसपी कितना हो गया है, तो 2183 रुपया हुआ है, और कितने की वृद्धि हुई है, तो 143 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है। वहीं धान का जो ग्रेड ए है वो अब बढ़ के जो है 2203 रुपया हो गया एमएसपी, और उसमें भी जो है 143 रुपये की वृद्धि हुई है। तो मोटा मोटी जो है इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। वहीं जो है आपको एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि सबसे अधिक वृद्धि किसमें की गई है। तो आप देख सकते हैं तिल का जो तेल है उसमें 805 रुपये की वृद्धि की गई है, और उसका जो एमएसपी है वो बढ़ के 8685 हो गया है। तो ये भी आप ध्यान रखते हैं। ऐसे वो पूछा नहीं जाएगा, मेनली जो है वो धान वगैरह का पूछा जाता है, गेहूं का पूछा जाता है, और आपको मालूम है कि खरीफ में जो है वो धान आता है, रबी वाले में गेहूं आता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं एमएसपी की। तो एमएसपी होता क्या है। एमएसपी का एक तो मतलब एब्रीविएशन हो गया मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, और ये जारी कौन करता है एमएसपी, तो ये आपका जारी करता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, उसके द्वारा ये जारी किया जाता है। और ये जो है टोटल 23 फसल के लिए जारी होता है। उस 23 फसल में क्या है, जैसे कि आप 23rd में आप देखो तो 22 जो है उसके लिए एमएसपी जारी होता है, मिनिमम सपोर्टिव प्राइस, और जो गन्ना वगैरह है इसके लिए एफआरपी होता है, एफआरपी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग अगले क्वेश्चन में देखेंगे कि ये चीज़ आखिर क्या होता है। तो अब बस आपको ये याद रखना है कि कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा जो है एमएसपी जारी किया जाता है, और ये रबी और खरीफ फसलों के लिए जारी किया जाता है, और कुछ जो है बाजारी फसल है उनके लिए जारी किया जाता है। मतलब टोटल 23 के लिए ये जारी किया जाता है। और इसी में एक कॉन्सेप्ट है कि लागत पर सर्वाधिक प्रतिशत प्रतिफल। तो ये देखिए ये हो गया, जैसे जो भी लागत है, पहले तो बोला गया कि एमएसपी में जो है कुल लागत का 1.5 गुना हमें देना है। ये गवर्नमेंट के द्वारा जो है वो घोषित किया गया कि जितना भी किसान का लागत आएगा उसका जो है 1.5 गुना जो है हम उन्हें एमएसपी के लिए देंगे। लेकिन अगर ये दे रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फायदा किसे हो रहा है, मैक्सिमम परसेंट रिटर्न ओवर कॉस्ट किसे प्राप्त हो रहा है, तो ये बाजरा को प्राप्त हो रहा है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। आगे है कि चीनी सत्र 2023-24 के लिए गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य कितना निर्धारित किया गया है, इसी को बोला जाता है एफआरपी। ठीक है, एफआरपी। तो ये आप ध्यान रखिए कि चीनी के लिए एफआरपी जारी किया जाता है। और ये जो गन्ना का जो सत्र है, जैसे अक्टूबर से सितंबर तक इसका माना जाता है 2023-24 के लिए, तो इसमें कितना वो निर्धारित किया गया है चीनी का एफआरपी। तो देखिए इसका सही आंसर हो जाएगा 315 रुपये प्रति क्विंटल। ठीक है, इस बार कितना किया गया, 315 रुपये प्रति क्विंटल। और इसके पहले क्या था, 305 रुपये प्रति क्विंटल था, उसके पहले 210। तो इस तरीके से 10 रुपये की वृद्धि जो है
बुक की गई है इस बार के एफआरपी में। ये भी आप याद रख सकते हैं। बस मेनली आपको ये याद रखना है कि एफआरपी जो है 315 रुपये प्रति क्विंटल जो है चीनी का निर्धारित किया गया है। आगे बताया गया मौद्रिक नीति जारी किया गया है आरबीआई के द्वारा, और ये जो है द्विमासिक अर्थात प्रत्येक 2 महीने पे जो है आरबीआई जारी करता है। ठीक है, और इसमें ये लोग रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ये सारे को निर्धारित करते हैं। तो 2023-24 में जो है इसके पहले 6 अप्रैल को जारी किया गया था और अभी 8 जून 2023 को जारी किया गया। तो देखिए एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन देखा गया है कि डायरेक्ट वो पूछ देते हैं कि 8 जून 2023 की स्थिति के अनुसार रेपो रेट कितना था। तो याद रखिएगा कि जो रेपो रेट था वो था 6.50, वहीं रिवर्स रेपो रेट जो है वो 3.35 था, जबकि जो है CRR 4.50 और SLR 18% था। मेनली आपको ये एक बैंक रेट पूछा जाता है वो 6.75। ये 5 ही जो है मेनली आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं, रेपो, रिवर्स रेपो, बैंक रेट, CRR और SLR। अब जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है, रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट, ये सब होता क्या है। देखो बैंक को क्या है कि वो जो है उसे पैसे का बिजनेस करना है। तो अगर बैंक जो है, अगर बैंक क्या करता है, लोन देता है आपको, ठीक है, लोन देता है, तो जिस रेट पे जो है बैंक जो है वो आरबीआई से पैसे ले रहा है, आरबीआई से अगर पैसे ले रहा है तो वो हमारा कहलाएगा रेपो रेट, और ये शॉर्ट टर्म टाइम के लिए लेता है। वहीं रिवर्स रेपो रेट क्या होता है कि इसमें क्या है कि बैंकों के पास एक्स्ट्रा पैसे आ गए, तो उस एक्स्ट्रा पैसे को वो जो है वो आरबीआई के पास जमा कराते हैं। तो उसके एवज में आरबीआई जो है उन्हें एक इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग पैसे रिटर्न करता है। तो वही आपका कहलाता है रिवर्स रेपो रेट, और ये हमेशा जो है रेपो रेट से कम होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं रेपो रेट जो है 6.50 है और रिवर्स रेपो रेट 3.35 है। तो ये जो है रेपो रेट से हमेशा कम होता है। वहीं एफडीएफ और एमएसएफ क्या होता है, ये जो है आपका एलएएफ का पार्ट है। एलएएफ मतलब लिक्विडिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। ये आरबीआई के द्वारा जारी किया गया था कि हम लोग जो है मार्केट में लिक्विडिटी को मेंटेन करने के लिए ये दोनों टूल्स का यूज़ करेंगे। तो उसके द्वारा ये किया जाता है। इसमें भी जो एलएसएफ जो आपका एसडीएफ है अर्थात स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी, ये क्या है कि एक जो मार्केट में या बैंक के पास जो एक्स्ट्रा मनी हो गया उसे क्या करते हैं, ये बैंक में जो है ओवरनाइट के लिए आरबीआई के पास ये लोग जमा कर देते हैं। बैंक वाले एफडीएफ रेट पे आरबीआई के पास ओवरनाइट के लिए पैसे जमा कर देते हैं, मतलब 1 नाइट के लिए। वहीं एमएसएफ क्या है कि अगर इन्हें जो है तत्काल ज़रूरत पड़ गया तो ये ओवरनाइट के लिए आरबीआई से पैसे जो है वो लेते हैं। तो ये होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, एमएसएफ। तो ये आप याद रखिएगा। बैंक रेट जिस पे जो है बैंक लोन प्रोवाइड करता है वो आपका बैंक रेट हो गया। सीआरआर हो गया कैश रिजर्व रेशियो। बैंकों को जो है एक सर्टेन परसेंटेज आरबीआई के पास रखना पड़ता है, तो वो होता है सीआरआर। वहीं एसएलआर क्या होता है, सांविधिक तरलता अनुपात क्या होता है कि बैंकों को जो है वो अपने पास ही कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में या सिक्योरिटीज़ के रूप में, इन 3 फॉर्म में जो है अपने पास पैसे को रखना होता है। और ये वो पैसे होते हैं जो जिसे वो लोन के रूप में नहीं दे सकते। मान लीजिए अगर बैंक के पास 10 करोड़ है तो उसका जो है वो 18% जो है वो जो 18% क्या करता है वो अपने पास रख लेता है एसएलआर के रूप में, जो एनएसडीएल होता है उसका। ठीक है, तो उसका 18% अपने पास रख लेता है, बाकी जो है वो लोन के रूप में सर्कुलेट करता है। तो वही जो है आपका कहलाता है एसएलआर। और ये जो है कैश के रूप में, गोल्ड के रूप में और सिक्योरिटीज़ के रूप में बैंक को अपने पास रखना पड़ता है। तो उम्मीद है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, ट्राई के द्वारा मई 2023 में जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत का टेली डेंसिटी कितना है। ऑप्शन है 84.51, 84.88, 88.17 या 87.37। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 84.11, 84.51। ठीक है, टेली डेंसिटी होता क्या है, अर्थात प्रति 100 व्यक्तियों पर टेलीफोन कनेक्शन की जो संख्या है वो कहलाता है टेली डेंसिटी। ठीक है, और पूरे भारत का जो है वो अभी टेली डेंसिटी कितना है, 84.51, मतलब प्रत्येक 100 व्यक्ति में जो है 84 व्यक्ति के पास ही जो है वो आपका इंटरनेट कनेक्शन, ये टेलीफोन कनेक्शन है, ये जो है
इसका मतलब ये हुआ। अब इसी में क्या है कि अलग अलग होता है, जैसे कि वो गांव में कितना है या फिर शहर में कितना है, किस स्टेट में टेली डेंसिटी कितना है, ये और इनसे जो है क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो देख लेते हैं इन्हें भी। ट्राई के द्वारा मई 2023 में जारी हालिया रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक टेली डेंसिटी वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन है? दिल्ली, केरल, हिमाचल प्रदेश या तमिलनाडु? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दिल्ली। दिल्ली जो है केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा टेली डेंसिटी वाला है, और उसके बाद जो है केरल का स्थान आता है, उसके बाद फिर हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु, इन राज्यों में जो है टेली डेंसिटी ज़्यादा है। अगर बात करें दिल्ली में, तो दिल्ली में जो टेली डेंसिटी है वो है 273.67, मतलब 100 व्यक्ति के पास जो है वो 273 वो आपका इंटरनेट ये टेलीफोन कनेक्शन है। वहीं अब अगर पूछा जाए कि सबसे कम टेली डेंसिटी वाला राज्य कौन है, ऑप्शन है बिहार, यूपी, एमपी और असम। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार। बिहार में जो है मात्र 55.23 टेली डेंसिटी है। ठीक है, तो आप ये याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा जाता है। देख लेते हैं से एक बार और। तो टेलीफोन की जो कुल संख्या है वो तो आपको पूछेगा नहीं, मिली आपको पूछेगा कि टोटल जो है वो कितना है। एक मिनट, तो यहाँ पे वो शहरी उपभोक्ता के पास बताया जा रहा है कि 65.27 है परसेंटेज। वहीं जो है ये कुल करोड़ में संख्या बताया। मेनली हमें टेली डेंसिटी जानना है कि शहरी क्षेत्र में कितना है, तो 133.8% जो है वो शहरी क्षेत्र में टेली डेंसिटी है, और ग्रामीण क्षेत्र में कितना है तो 57.07। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि ग्रामीण क्षेत्र में टेली डेंसिटी कितना है, तो वो 57.07 जो है टेली डेंसिटी है गांव में, और शहर में 133.8 होता है। ठीक है, अब एक क्वेश्चन ये बनता है कि जो भी भारतीय मोबाइल कंपनियां उसमें सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी किस कंपनी का है। उसी से रिलेटेड है कि भारतीय मोबाइल फ़ोन सेवा बाजार में सर्वाधिक हिस्सेदारी किस दूरसंचार कंपनी की है। ऑप्शन है रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया या BSNL। तो इसका सही आंसर है रिलायंस जियो। रिलायंस जियो का जो है वो शेयर दिन पर दिन जो है मार्केट में बढ़ा है, आप देख सकते हैं ट्रेंड को भी, और वर्तमान में 37.61% जो है वो रिलायंस जियो की हिस्सेदारी है। उसके बाद भारतीय एयरटेल का आता है जिसका 32.42% जो है वो मार्केट में हिस्सेदारी है। वहीं अगर सरकारी कंपनी BSNL की बात करें तो ये जो है 9.06 की हिस्सेदारी है, और ये धीरे धीरे इसकी हिस्सेदारी जो है वो कमती ही जा रही है। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है OECD अर्थात आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन के अनुसार चालू वर्ष 2023 में वैश्विक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान है। ऑप्शन है 2.7, 2.2, 2.1 या 3.5%। इसका सही आंसर है 2.7%। OECD के द्वारा ये जो रिपोर्ट जारी किया गया उसमें ये बताया गया कि जो वैश्विक वृद्धि है, पूरे विश्व की जो वृद्धि है वर्ष 2023 में वो 2.7% के अनुसार करेगी, और ये जो रिपोर्ट है उसका नाम था ए फ्रेजाइल रिकवरी। इस रिपोर्ट में ये बात कही गई है। वहीं अगर बात करें OECD की, तो इसका जो फुल फॉर्म है वो तो आपको मालूम हो गया कि आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन है, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है आपका पेरिस में। अगला प्रश्न है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। वर्ल्ड बैंक, IMF, OECD या ADB। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट जारी किया गया है, और उस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो वर्ल्ड का ग्रोथ होगा मतलब वो कितना होगा, तो वो होगा आपका 2.1%। ये जो है इस रिपोर्ट में बोला गया ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट रिपोर्ट। ये एक अलग से अपने आप में एक क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा हाल ही में जो रिपोर्ट जारी किया गया है उसमें वैश्विक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है, तो 2.1%। वहीं इस रिपोर्ट में ये भी बोला गया कि इंडिया जो है उसका जो ग्रोथ रेट होगा वो होगा 6.4% का। इस रेट से जो है इंडिया ग्रोथ करेगा, और विश्व में जो है ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ रेट रहने वाला है इंडिया का, ये इसमें बोला गया है 6.3% 2023 के लिए। ठीक है, 2023 के लिए। वहीं जो है 2024 का जो अनुमान लगाया गया है इंडिया के लिए वो लगाया गया है 6.4% का, तो ये आप याद रखिएगा। अगला है PM प्रणाम योजना का उद्देश्य क्या है।
ऑप्शन है कृषि में रासायनिक उर्वरकों को कम करना तथा वैकल्पिक उर्वरकों के उपयोग को बढ़ाना, वृद्ध एवं निःशक्त जनों के लिए आर्थिक सहायता योजना, धार्मिक स्थानों का विकास करना या धार्मिक पर्यटन हेतु अनुदान राशि प्रदान करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, कृषि में रासायनिक उर्वरकों को कम करना तथा वैकल्पिक उर्वरकों का उपयोग को बढ़ाने के लिए जो है वो पीएम परिणाम योजना लाया गया है। वही अगर इसके एब्रीविएशन को देखें तो इसका फुल फॉर्म है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेट न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट। ये जो है पूरा परिणाम का फुल फॉर्म है, तो आप याद रखिएगा। ये भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि परिणाम में जो है वो एन का मतलब क्या होता है, तो आप याद रखिएगा कि परिणाम का फुल फॉर्म क्या है और इसका उद्देश्य क्या है। अगला प्रश्न है, हाल ही में 1 जुलाई 2023 को आवास वित्त क्षेत्र की कंपनी हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन HDFC का विलय किस बैंक में कर दिया गया है? HDFC बैंक, SBI, PNB, ICICI बैंक। तो इसका सही आंसर होगा HDFC। HDFC की ही ये अनुषंगी सबसे पहले जो है वो इसी की स्थापना हुई थी, हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के रूप में HDFC का स्थापना हुआ था। और उसके बाद जो है एक अनुषंगी बैंक के रूप में HDFC बैंक की स्थापना हुई थी। और अभी क्या है कि ये HDFC जो कॉरपोरेशन था उसका विलय कर दिया गया है HDFC बैंक के अंतर्गत। इसके कारण क्या है कि जो HDFC है उसका जो बाज़ार में पूंजीकरण है उसमें वृद्धि हुई है और वो जो है सेकेंड नंबर पे आ गया है। तो अगर आपको पूछा जाए कि बाजार पूंजीकरण के अनुसार इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी कौन है, तो उसमें सबसे पहला स्थान पे तो रिलायंस आ जाएगा, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका HDFC आ जाएगा और थर्ड नंबर पे TCS आ जाएगा। तो आपको ये भी याद रखना है कि बाजार पूंजीकरण के अनुसार इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस है, उसके बाद सेकेंड नंबर पे आपका HDFC है। वहीं अगर बात करें हाउसिंग डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की, तो इसकी स्थापना जो है 1977 में हुआ था और इसी के एक अनुशंसी बैंक के रूप में HDFC की स्थापना जो है 1994 में हुआ था और आज के डेट में इसी का विलय जो है वो HDFC बैंक में कर दिया गया है। आगे पूछा गया है कि भारत म्यांमार थाईलैंड राजमार्ग की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? ऑप्शन है 1400 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर या 1500 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1400 किलोमीटर। भारत म्यांमार से होते हुए एक रोड जो है वो थाईलैंड को कनेक्ट करेगा और ये भारत के किस शहर से शुरू हो रहा है? तो ये भारत के मणिपुर का जो मोरेह एरिया है वहाँ से ये शुरू होगा, मणिपुर के मोरेह से, और ये म्यांमार होते हुए जो है थाईलैंड के मैक्सॉट नामक जगह पे जाएगा। बाद में योजना ये है कि इसी का विस्तार जो है वो आसियान कंट्री के साथ किया जाएगा इस रोड नेटवर्क का। तो ये जो एक ड्रीम प्रोजेक्ट है गवर्नमेंट का और इस पे अभी काम चल रहा है। अभी इसका जो है 70% काम पूरा हो गया है और इसी के कारण ये जो है चर्चा में था। अब देखते हैं विविध सेक्शन को। तो इसमें जो है पहला प्रश्न ये है कि रॉ के नए प्रमुख कौन बने हैं? ऑप्शन है रवि सिन्हा, सामंत कुमार गोयल, रवनीत कौर या जनार्दन प्रसाद। तो इसका सही आंसर होगा रवि सिन्हा। रवि सिन्हा को जो है वो रॉ का नया अध्यक्ष बना दिया गया है और ये रवि सिन्हा जो है वो 1998 बैच के छत्तीसगढ़ कैडर के IPS अधिकारी हैं और इन्होंने स्थान किनका लिया है? तो सामंत कुमार गोयल का इन्होंने जो है वो स्थान लिया है। वहीं अगर बात करें रॉ की, तो रॉ जो है इसका फुल फॉर्म होता है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। एक फैक्ट और आपको बता दें कि ये जो रवि सिन्हा है ये बिहार के भोजपुर जिले के रहने वाले हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के नए महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है जनार्दन प्रसाद, डॉक्टर राजू रवि चौहान, स्वामीनाथन जानकी रमन या रवनीत कौर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जनार्दन प्रसाद। जनार्दन प्रसाद को जो है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष या महानिदेशक नियुक्त किया गया है। वहीं अगर बात करें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसकी स्थापना जो है वो 1851 में हुआ था और इसका जो हेड क्वार्टर है वो आपका कोलकाता में है। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के प्रतिस्पर्धी आयोग के नए अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है रवनीत कौर, अशोक कुमार गुप्ता, स्वामीनाथन जानकी रमन या रवि सिन्हा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रवनीत कौर को जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और वो जो है अशोक कुमार गुप्ता का स्थान लेंगी,
किनका स्थान लेगी, अशोक कुमार गुप्ता का स्थान लेगी। रवनीत कौर जो है वो आपके 1988 बैच के आईपीएस है, पंजाब कैडर के। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्नलिखित में कौन आरबीआई के डिप्टी गवर्नर नियुक्त किए गए हैं? स्वामीनाथन जानकीरमन, महेश कुमार जैन, जनार्दन प्रसाद या शक्तिकांत दास? तो इसका सही आंसर है स्वामीनाथन जानकीरमन। स्वामीनाथन जानकीरमन को जो है जून जुलाई में ही जो है आरबीआई का डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है, और इससे ये जो है वो 4th डिप्टी गवर्नर बन गया है। इसके पहले अगर बात देखिए, आरबीआई में टोटल क्या होता है कि एक गवर्नर होता है जो आपके अभी शक्तिकांत दास है, उसके बाद जो है 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं, और अभी जो है कौन कौन है, एक तो आपके माइकल देव पात्रा हो गए, टी रविशंकर हो गए, एम राजेश्वर राव हो गए, और अभी हाल में जो बने स्वामीनाथन जानकीरमन। तो ये आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसिस का संबंध किस देश से है? त्रिनाड टोबैगो, हंगरी, इजिप्ट, इक्वाडोर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा त्रिनाड एंड टोबैगो। जो डेनिस फ्रांसिस है वो जो है यूएनओ का जो 78वां सत्र है उसके वो अध्यक्ष होंगे, और उनका जो कार्यकाल है वो 2024 से शुरू होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ये त्रिनाड एंड टोबैगो के हैं। और एक चीज़ आपको आप याद रखिए, जो संयुक्त राष्ट्र संघ है इसमें टोटल 193 मेंबर है, और सबसे पहले जो है, जैसे ये अभी डेनिस फ्रांसिस बने हैं अध्यक्ष 78वें सत्र के, वैसे ही सबसे पहले जो है महिला जो अध्यक्ष बनी थी वो बनी थी विजय लक्ष्मी पंडित, और वो 8वीं जो सत्र था उसकी अध्यक्षता की थी कब, 1953 में। और ये आपको स्टैटिक जीके में पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष बनने वाली प्रथम महिला कौन थी, तो वो विजय लक्ष्मी पंडित थी। ठीक है, और अभी तक 4 महिलाएं जो है संयुक्त राष्ट्र संघ की अध्यक्षता कर चुकी है। तो ये जो है मेनली इसमें दिया हुआ था। कुछ और इसमें टॉपिक थे, जैसे कि आपका मतलब इसके अलावा वो है कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष जो है वो श्रीमती सुप्रिया सुले को बनाया गया, जबकि उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल को बनाया गया। बीबीसी का कार्यकारी अध्यक्ष जो है वो एलन क्लास को बनाया गया। लेकिन ये सारे जो उतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बस एक ओवरव्यू आपको बता दिया कि जो एनसीपी था, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, उसके जो अध्यक्ष है वो सुप्रिया सुले बने, और उपाध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल। अगला है कि वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन है गीता प्रेस गोरखपुर को, या फिर गोरखपुर को, शेख मुजीबुर रहमान को, रामकृष्ण मिशन को, या इसरो को? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गीता प्रेस गोरखपुर को जो है ये गांधी शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आप इसमें जो है ईयर को खासकर ध्यान रखिएगा, ये 2021 के लिए दिया गया, गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए दिया गया गीता प्रेस को। और इन्होंने जो है मतलब इसमें जो प्राइज जो दिया जाता है वो 1 करोड़ रुपया दिया जाता है, लेकिन गीता प्रेस के द्वारा जो है वो बोला गया कि हम लोग जो है वो आर्थिक जो राशि है वो हम लोग नहीं लेंगे, अर्थात उन्होंने प्राइज लेने से मना कर दिया, और ये प्राइज का जो पुरस्कार राशि है वो राशि लेने से मना कर दिया, जबकि वो प्राइज जो है वो ग्रहण करेंगे। आगे, हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ऑप्शन है अतुल कुमार राय, अनिरुद्ध कानीसेट्टी, सुधा मूर्ति, या सूर्यनाथ सिंह? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अतुल कुमार राय। अतुल कुमार राय को जो है वो हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2023 दिया गया है। और उन्हें ये किस पुस्तक के लिए दिया गया? तो वो दिया गया चांदपुर की चंदा पुस्तक के लिए। तो याद रखिएगा, अतुल कुमार राय को हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार दिया गया। देखिए, साहित्य अकेडमी जो पुरस्कार है वो टोटल जो है वो 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 8वीं अनुसूची के 22 भाषा, उसके अलावा अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा को जो है इसमें सम्मिलित किया गया, और इन सबको दिया जाता है। और इसमें जो प्राइज राशि है वो 50,000 रुपये दिए जाते हैं, जबकि इसमें जो एज का क्राइटेरिया है वो है 35 वर्ष से कम के जो उपन्यासकार हैं उनको ये दिया जाता है। एक और जो है अनिरुद्ध कानीसेट्टी, इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2023 दिया गया है, और उनका जो पुस्तक का नाम है वो है लॉर्ड्स ऑफ द डेक्कन, साउदर्न इंडिया फ्रॉम चालुक्य टू चोलाज। तो ये भी आप याद रखिएगा कि अनिरुद्ध कानीसेट्टी को इंग्लिश लैंग्वेज के लिए साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार 2023 दिया गया है।
अगला अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकेडमी बाल पुरस्कार 2023 किसे दिया गया? ऑप्शन है सुधा मूर्ति, सूर्यनाथ सिंह, अतुल कुमार राय या निर्धन सेठी अनिरुद्ध। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सुधा मूर्ति। सुधा मूर्ति को जो है वो अंग्रेजी भाषा के साहित्य के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। और उनकी जो पुस्तक का नाम है वो है ग्रैंड मा बैग ऑफ स्टोरीज। तो ये भी आप याद रखिएगा, इस टाइप से डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि ग्रैंड माज बैग ऑफ स्टोरीज किसकी पुस्तक है, तो वो सुधा मूर्ति की पुस्तक है। वहीं सूर्यनाथ सिंह की जो पुस्तक है कौतुक ऐप, इससे जो है हिंदी भाषा के क्षेत्र में हिंदी भाषा के क्षेत्र में जो है इसे साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2023 दिया गया है। आप कैटेगरी का भी ध्यान रखिएगा, ये दोनों जो प्राइजेज है वो बाल साहित्य पुरस्कार के तहत दिया गया, जबकि ये जो है जो अतुल कुमार राय को दिया गया था वो साहित्य अकेडमी युवा पुरस्कार दिया गया था। आगे निम्नलिखित में किसे राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2022 दिया गया? ऑप्शन है मेजर जनरल स्मिता देवरानी, ब्रिगेडियर अमिता देवरानी, माधवी रानी चिघाले या गायत्री कुमारी। तो देखिए पहले तो इसमें आपको ये याद रखना है कि 2022 के लिए पूछा जा रहा है, तो 2022 के लिए जो है वो मेजर जनरल स्मिता देवरानी को दिया गया है, जबकि 2023 के लिए जो है इन सभी को दिया गया है। ठीक है, होता ये है कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्राइज के अंतर्गत जो है एक वर्ष में 15 लोगों को दिया जाता है, और ये इस बार क्या था कि एक साथ 2 साल के लिए मतलब 2022 और 2023 दोनों लोगों का घोषणा किया गया, अर्थात 30 लोगों को जो है इस बार पुरस्कार से सम्मानित किया गया था राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि 2022 के लिए मेजर जनरल स्मिता देवरानी को और 2023 के लिए अमिता देवरानी को दिया गया, और ये दोनों बहनें हैं जो उत्तराखंड की हैं, यूके की ये दोनों बहनें हैं। वहीं गायत्री कुमारी जो है वो बिहार की रहने वाली हैं, उन्हें भी जो है वो राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आगे है चौथे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, अर्थात राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या बिहार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को जो है वो राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2022 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है। वहीं देखिए इसमें बहुत सारा कैटेगरी होता है और सारे कैटेगरी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हम लोग देख लेते हैं। जैसे अभी हम लोगों ने देखा सर्वश्रेष्ठ राज्य, तो एमपी जो है इस कैटेगरी में पहले स्थान पे, उसके बाद उड़ीसा का नंबर आता है, फिर थर्ड में जो है आंध्रा और बिहार जो है संयुक्त रूप से थर्ड नंबर पे है। वहीं सर्वश्रेष्ठ अगर जिला पूछा जाए कि वो कौन सा है, तो गंजम उड़ीसा का जो जिला है उसे जो है राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत सर्वश्रेष्ठ जिला का प्राइज दिया गया है। उसके बाद ग्राम पंचायत में अगर देखें तो जगन्नाथपुरम ग्राम पंचायत जो तेलंगाना का है उसे ग्राम पंचायत में दिया गया। अगर बात करें मीडिया में, तो मीडिया में एडवांस वाटर डाइजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड को दिया गया। कैंपस उपयोग हेतु सर्वश्रेष्ठ जो संस्था का अवार्ड मिला है वो मिला है माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को, और ये जो है हमेशा लगभग कुछ साल से ये अवार्ड इसी को दिया जा रहा है, और ये पूछा भी गया है, तो आप इसे याद रखिएगा कि कैंपस उपयोग हेतु सबसे संस्था का अवार्ड किसे दिया गया, मतलब राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत, तो वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड को दिया गया। वहीं उद्योग श्रेणी में जो है वो बरौनी थर्मल पावर जो बेगूसराय में स्थित है उसे सर्वश्रेष्ठ उद्योग का दर्जा दिया गया राष्ट्रीय जल पुरस्कार के तहत। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए ये होता है CSR, जो मतलब कंपनियां जो हैं अपने मुनाफे का कुछ पोर्शन वो इस टाइप के जो सोशल प्रोग्राम है उसमें इन्वेस्ट करती है, तो उसके तहत जो सर्वश्रेष्ठ उद्योग का दर्जा अवार्ड मिला है वो मिला है HCL टेक्नोलॉजी को। ठीक है, उसे मिला है, और कोका कोला को जो है इसमें दूसरा स्थान दिया गया है। तो इसमें जो मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछा जाता है आपका, एक तो सर्वश्रेष्ठ राज्य होगा, ठीक है, कि सबसे अच्छा राज्य कौन है, मतलब किस राज्य को मिला है, तो MP का। दूसरा हो गया कौन सा जिला, तो गंजम जिला। उसके बाद फिर कैंपस उपयोग हेतु कौन सा जो बोर्ड है उसे दिया गया, संस्था है उसे दिया गया, तो माता वैष्णो देवी। फिर जो है किस उद्योग को दिया गया, तो बरौनी थर्मल पावर को। और CSR वाले में आप याद रख सकते हैं HCL टेक्नोलॉजी को, क्योंकि HCL जो है एक बड़ी कंपनी है, तो आप
वहाँ इसे आप याद रख सकते हैं। आगे पूछा जा रहा है सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 का गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड किस देश के सेंट्रल बैंक के अध्यक्ष को दिया गया। ऑप्शन है भारत, यूक्रेन, श्रीलंका या अमेरिका। तो इसका सही आंसर है भारत। देखिए जो भारत के गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, उन्हें जो है गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया है। गवर्नर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसे मिला है? के शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास जो आरबीआई के गवर्नर है, उन्हें जो है ये अवार्ड दिया गया है, गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड। किसके द्वारा? तो सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 के तहत। वहीं अगर पूछा जाए कि सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड्स 2023 के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया, किस देश के बैंक को? तो बैंक ऑफ यूक्रेन को ये दिया गया है। सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है बैंक ऑफ यूक्रेन, आप इसे याद रखें। अगला है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 का थीम क्या है? योग फॉर वैष्णव कुटुंबकम, मानवता के लिए योग, योग फॉर वेलनेस या सद्भाव और शांति के लिए योग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, योग फॉर वसुधैव कुटुंबकम। उसके ये जो है इस बार का थीम था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, अर्थात 21 जून को जो मनाया जाता है। और इस बार जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएनओ का जो मुख्यालय है वहाँ पे उन्होंने योग किया था 21 जून को, क्योंकि वो जो है यूएसए के दौरे पे गए हुए थे। कुछ और जो इम्पोर्टेंट डे मनाए जाते हैं जून में, उसे भी देख लेते हैं। जैसे विश्व दुग्ध दिवस ये मनाया जाता है 1 जून को। उसके बाद साइकिल डे मनाया जाता है 3 जून को। पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। और इस बार का जो थीम था पर्यावरण दिवस का वो था प्लास्टिक प्रदूषण का समाधान। उसके बाद विश्व रक्तदाता दिवस जो है वो 14 जून को मनाया जाता है। और विश्व शरणार्थी दिवस जो है वो 20 जून को मनाया जाता है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है थ्रू द ब्रोकन ग्लास किसकी ऑटोबायोग्राफी है? ऑप्शन है टी.एन. शेषन, सुधा मूर्ति, रघुराम राजन या डी वाई चंद्रचूड़। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टी.एन. शेषन। ठीक है, टी.एन. शेषन जो है वो भारत के 10वें 10th चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया थे। और ये काफ़ी फेमस भी हुए थे। इन्होंने जो है काफ़ी कुछ चेंजेज किया था इलेक्शन के लिए, ताकि जो है वो फेयर इलेक्शन हो। और इनका निधन जो है वो 86 के एज में जो है 2019 में हो गया था। लेकिन अभी इनकी ऑटोबायोग्राफी जो है हो सकता है लेट रिलीज हुआ होगा, तो वो अभी आया है थ्रू द ब्रोकन ग्लास के नाम से। वहीं अगर बात करें वर्तमान में अभी कौन है चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, तो राजीव कुमार जो है वो वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैं। तो ये भी आप याद रखिएगा। वहीं अगर बात करें रघुराम राजन की, तो ये फॉर्मर जो है वो आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं। डी वाई चंद्रचूड़ ये अभी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। देखते हैं अगले प्रश्न को। और देखिए इन्हीं से रिलेटेड यहाँ पे बताया गया कि टी.एन. शेषन का जो बुक है थ्रू द ब्रोकन ग्लास, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी है। तो ये आप याद रखिएगा। ये क्या थे? ये 10th जो है वो चीफ इलेक्शन कमीशन थे। और इन्हीं जो है वो आपका रेमन मैग्सेसे प्राइज़ भी दिया गया था 1996 में। एक्चुअली में ये 1990 से लेके 1996 तक भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त थे। कब से? 1990 से लेके 1996 तक। और इन्होंने काफ़ी अच्छा काम किया था और इसी के लिए इन्हें जो है 1996 में क्या मिला था? रेमन मैग्सेसे अवार्ड से सम्मानित किया गया था। और अभी भी 2 और बुक जो है वो चर्चा में है। एक है आपका मैडम प्रेसिडेंट, ये जो बायोग्राफी है हमारे प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू की, और जो कि किनके द्वारा लिखा गया? संदीप साहू के द्वारा लिखा गया। तो एक जो मैडम प्रेसिडेंट ये आप रिलेट कीजिएगा संदीप साहू। वहीं एक और बुक इनके ऊपर लिखा गया है, उस बुक का नाम है द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिटरलैंड्स टू राइसन हिल। ठीक है, मतलब इसमें क्या है, डायरेक्ट इनके नाम पे लिखा गया है। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल हिंटरलैंड्स टू राइसिन हिल्स, ये किनके द्वारा है? तो ये आपका है कस्तूरी राय के द्वारा। और ये किनके द्वारा था? मैडम प्रेसिडेंट संदीप साहू के द्वारा। तो इन दोनों पुस्तक को भी आप याद रखिए, ये दोनों जो है आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे है कि मणिपुर हिंसा की जांच हेतु गठित न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
अजय लांबा, हिमांशु शेखर दास, आलोक प्रभाकर या संजय करोल। तो इसका सही आंसर होगा अजय लांबा। मणिपुर में जो है हाल ही में हिंसा की घटनाएं देखी गई है, उसी घटना की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग का गठन किया गया है और उस न्यायिक आयोग के अध्यक्ष कौन है? अजय लांबा हैं, जो कि गुवाहाटी जो हाई कोर्ट है उस हाई कोर्ट के फॉर्मर जज रह चुके हैं। तो ये आपको याद रखना है। बाकी जो हिमांशु शेखर दास है ये भी जो है उसमें उस टीम के मतलब इस आयोग के एक सदस्य हैं। तो और संजय करोल जो है वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में एक जज हैं, जो कि पहले पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे। आगे L20 जो कि श्रमिकों के कल्याण के लिए G20 देशों की एक पहल है कि बैठक जून 2023 में कहाँ आयोजित की गई थी? ऑप्शन है पटना, लखनऊ, बनारस या सूरत। इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। पटना में जो है ये इस L20 की बैठक आयोजित की गई थी और इसमें क्या है कि मेनली जो है असंगठित क्षेत्र के जो मजदूर हैं उनकी सामाजिक सुरक्षा और महिलाओं के बारे में बात की गई, साथ ही जो है रोजगार के ऊपर जो है चर्चा किया गया था। और इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो L20 के अध्यक्ष जो है वो भारतीय मजदूर संघ के जो अध्यक्ष है हिरणमय पंड्या, उनके द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और ये जो है इस टाइप का दूसरा बैठक था। इसके पहले जो एक बैठक हुआ था L20 का वो हुआ था मार्च 2023 में अमृतसर में। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है हरित हाइड्रोजन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जुलाई 2023 में कहाँ आयोजित किया गया? नई दिल्ली, टोक्यो, वाशिंगटन, पेरिस। तो इसका सही आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में जो है इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन ग्रीन हाइड्रोजन का आयोजन किया गया था। अगले हाल ही में चर्चा में रहा बिपरजॉय चक्रवात की उत्पत्ति किस समुद्र या सागर में हुई थी और इसका नामकरण किस देश में ने किया था? तो देखिए ये जो बिपरजॉय चक्रवात था ये एक आपका उष्णकटिबंधीय चक्रवात था और ये भारत के पश्चिमी तट से टकरा रहा है, मतलब ऑब्वियस है ये जो है अरब सागर के क्षेत्र में उत्पत्ति हुई थी इसकी। और इसका जो नामकरण है वो बांग्लादेश के द्वारा किया गया था। देखते हैं अगले प्रश्न को। जून 2023 में सिल्वियो बर्लुस्कोनी का निधन हो गया, वह किस देश के प्रधानमंत्री थे? इटली, स्पेन, फ्रांस या ऑस्ट्रेलिया। इसका सही आंसर है इटली। ये इटली के जो है वो पीएम रह चुके थे और ये 4 टाइम्स जो है ये पीएम वहाँ के रहे हैं, लेकिन बाद में सेक्स स्कैंडल और कुछ विवादों के कारण, घोटालों के कारण जो है इन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। तो याद रखिएगा सिल्वियो बर्लुस्कोनी जो है वो इटली के पूर्व प्रधानमंत्री थे। देखते हैं खेलकूद से रिलेटेड प्रश्न को। पूछा गया है इंडोनेशियाई ओपन सुपर 1000 लेवल टूर्नामेंट 2023 में युगल खिताब जीतने वाले पहले भारतीय जोड़ी कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी। इन दोनों ने जो है पहली बार इंडोनेशियाई ओपन सुपर 1000 लेवल टूर्नामेंट जीता है और ऐसा करने वाली ये पहले भारतीय बने हैं। और कहीं भी अगर पहला भारतीय या पहला कुछ भी नजर आए तो वो इम्पॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए इसे ध्यान रखिएगा। इंडोनेशियाई ओपन बैडमिंटन जो टूर्नामेंट था उसमें युगल का खिताब जो है वो सात्विक साईराज रेंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता। और इन्होंने हराया किसे है? तो इन्होंने मलेशियाई जो खिलाड़ी थे उन्हें हराया है। वहीं अगर देखा जाए इसका पुरुष एकल कौन जीता है तो विक्टर एक्सेल्सन जो डेनमार्क के खिलाड़ी हैं वो जीते हैं और महिला एकल जो है वो चेन सूफी चीन की खिलाड़ी ने जीता है, जो कि कैरोलिना मारिन जो स्पेन की खिलाड़ी है उसे हराया था। अगला प्रश्न है द्वितीय विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 का विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया, भारत, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। जो द्वितीय विश्व टेस्ट चैंपियनशिप है 2021 और 23 के बीच में खेला गया था, इसका विजेता जो है वो ऑस्ट्रेलिया हुआ है और उप विजेता जो है भारत हुआ है। इन दोनों के बीच में फाइनल मैच खेला गया था कहाँ? तो ओवल स्टेडियम में खेला गया था इंग्लैंड में। ये जो मैच होते हैं वो दोनों देश से अलग एक तटस्थ देश में किया जाता है। तो इस बार जो है फाइनल हुआ था इंग्लैंड में और इसमें पूरे टूर्नामेंट में जो है सबसे ज़्यादा जो विकेट लिया है वो नाथन लायन ने लिया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी ने 88 विकेट लिया है टोटल। वहीं सर्वाधिक रन जो है वो जो रूट ने इंग्लैंड के खिलाड़ी ने बनाया, 1915 रन बनाया, मतलब 1915 रन उन्होंने बनाया। और ये जो है सेकेंड विश्व टेस्ट चैंपियनशिप था। इसके पहले जो पहला विश्व टेस्ट चैंपियनशिप था 2019 से 21 के बीच खेला गया था,
उसमें जो है फाइनल में भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया, जिसमें विजेता न्यूजीलैंड हुआ था। अर्थात 2 बार से भारत जो है लगातार विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में जा रहा है और वो विजेता हो रहा है। आगे है कि आईसीसी की सभी ट्रॉफियां जीतने वाला पहला देश कौन बना है। इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है पहला ऐसा देश बन चुका है जो आईसीसी की जितनी भी ट्रॉफियां होती है, चाहे वो आईसीसी का वनडे हो, टेस्ट हो, 2020 है, ठीक है, T20, इसके अलावा फिर चैंपियनशिप, ये सारे टूर्नामेंट जीतने वाला जो पहला देश बना है वो ऑस्ट्रेलिया बन चुका है। अगला प्रश्न है इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 फुटबॉल टूर्नामेंट का विजेता कौन है। भारत, लेबनान, मंगोलिया या बानुआतू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2023 का विजेता है और ये ऐसा जो है वो सेकेंड टाइम किया, दूसरी बार वो इस टूर्नामेंट का विजेता बना है। और हराया किसे था, तो इसने जो है लेबनान को हराया है। और इसका जो आयोजन है वो हो रहा था भुवनेश्वर, इंडिया में इसका आयोजन किया गया था। तो आप देख सकते हैं 9 से 18 जून के बीच जो है इसका आयोजन भुवनेश्वर में किया गया इंटर कॉन्टिनेंटल कप का, जिसमें पहले नंबर पे जो है भारत रहा, विजेता रहा और इसने लेबनान को हराया था। थर्ड नंबर पे मंगोलिया और फोर्थ पे जो है वनुआतू रहा था। देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है फ्रांसीसी ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जोकोविच ने किसे हराकर जीता। ऑप्शन है कैस्पर रूड, इवान डोडिग, ऑस्टिन क्राजिसेक या राफेल नडाल। तो इसका सही आंसर है कैस्पर रूड। देखिए नॉर्मल जो मतलब एग्ज़ाम है, तो जो लो लेवल के एग्ज़ाम होते हैं उसमें बस इतना पूछ लिया जाता है कि फ्रांसीसी ओपन जो है पुरुष एकल खिताब कौन जीता, ठीक है, तो वो जीता है नोवाक जोकोविच ने। लेकिन जो हायर एग्ज़ाम है उसमें क्या होता है कि पूछा जाता है किसे हराकर जीता, तो हराकर जीता है कैस्पर रूड को। तो ये भी आपको याद रखना है। वहीं फ्रेंच ओपन जो टूर्नामेंट है वो खेला जाता है लाल मिट्टी के ऊपर, ठीक है। और एक चीज़ आप और याद रखे सकते हैं, जो लाल बजरी का बादशाह है वो बोला जाता है राफेल नडाल को। सबसे ज़्यादा जो है फ्रेंच ओपन जीतने का खिताब जो है वो राफेल नडाल के पास ही है, ठीक है। देखते हैं अगले प्रश्न को। अच्छा एक और है, अब ये जान लीजिए कि जो नोवाक जोकोविच है, नोवाक जोकोविच कौन से देश से रिलेट करते हैं, तो वो सर्बिया का खिलाड़ी है, सर्बिया का खिलाड़ी है। आगे पूछा गया कि फ्रेंच ओपन 2023 का महिला एकल खिताब किसने जीता है। ऑप्शन है इगा स्विएटेक, कैरोलिना मुचाबे, हसी सुबेई या बांगसिन यू। तो इसका सही आंसर होगा इगा स्वियाटेक को जो है वो फ्रेंच ओपन 2023 की महिला एकल विजेता है। और ये किस देश की खिलाड़ी है, तो ये पोलैंड की खिलाड़ी हैं, ठीक है। और इन्होंने हराया किसे है, तो कैरोलिना मुचाबे को हराया जो कि चेक गणराज्य की खिलाड़ी है। और जो पुरुष एकल का उप विजेता था कैस्पर रूड, वो जो है नॉर्वे का खिलाड़ी था। देखिए बाकी जो है वो कम पूछा जाता है, अगर इन सब में कोई भी इंडियन हो या फिर इंडियन ऑरिजिन का हो तब पूछ लिया जाता है कि हाँ युगल का विजेता कौन है या मिश्रित का विजेता कौन है। ऐसे आप चाहे तो यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है। आगे पूछा गया है सर्वाधिक 23 बार एकल ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाला खिलाड़ी कौन है। नोवाक जोकोविच, ये नवाब नहीं होगा, नोवाक होगा, नोवाक जोकोविच, राफेल नडाल, रोजर फेडरर, ए और बी दोनों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये किसका खिलाड़ी है, सर्बिया का खिलाड़ी है। अगला है कि 10वीं पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी 2023 का विजेता कौन है। भारत, पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया या ओमान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। 10वीं पुरुष जूनियर एशिया कप हॉकी जो है का विजेता जो है वो इंडिया है। और इसने हराया किसे था, इसने जो है वो पाकिस्तान को हराकर ये टूर्नामेंट जीता है। और ये हो कहाँ रहा था, तो ये ओमान में ये आयोजित किया गया था, ठीक है। मेंस जूनियर एशिया कप 2023 का आयोजन ओमान में हुआ। विजेता भारत था, उप विजेता जो है वो पाकिस्तान था। और भारत जो है ये 4th टाइम्स इस टूर्नामेंट का विजेता बना है। अगला है 8वीं महिला जूनियर हॉकी एशिया कप 2023 का विजेता कौन है। भारत, दक्षिण कोरिया, जापान, पाकिस्तान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत। भारत जो है वो इस टूर्नामेंट महिला जूनियर हॉकी एशिया कप का विजेता बना है। और ये पहली बार है जब महिला टीम ने जो है वो जूनियर हॉकी एशिया कप जीता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसका जो आयोजन हुआ था वो हुआ था काकामिगाहारा, जापान में,
ठीक है, याद रखिएगा 8वीं महिला जूनियर हॉकी एशिया कप इंडिया ने जीता है। अगला कि भारत की 82वीं ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? परनीत बोपला, सायंतन दास, विघ्नेश एनआर या एम प्राणेश। तो इसका सही आंसर हो जाएगा परनीत बोपला। परनीत बोपला ने जो है ये 82वां ग्रैंड मास्टर का खिताब जीता है। वहीं अगर बात करें परनीत बोपला की, तो ये जो है तो परनीत बोपला जो है वो आपका तेलंगाना से के रहने वाले हैं, तेलंगाना। वहीं सायंतन दास की अगर बात करें तो ये जो है 81th ग्रैंड मास्टर थे। वहीं विघ्नेश अय्यर ये 80 नंबर के ग्रैंड मास्टर थे और एम प्राग्नेश जो है ये 79th ग्रैंड मास्टर थे। वहीं अगर आपको पूछा जाए कि पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे, तो वो विश्वनाथ आनंद जो है वो भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अगला है कि स्पेनिश ग्रैंड पिक्स और कनाडा ग्रैंड पिक्स 2023 का विजेता कौन है? ऑप्शन है मैक्स वेरस्टैपेन, एस्टन मार्टिन, सर्जियो पेरेज या लुइस हैमिल्टन। तो इसका सही आंसर होगा मैक्स वेरस्टैपेन। ये जो है वो स्पेनिश ग्रैंड पिक्स और कनाडा ग्रैंड पिक्स 2023 के विजेता बने हैं और ये जो है रेडबुल जो टीम है उसके खिलाड़ी हैं। अगला है तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? उत्तर प्रदेश, पंजाब, मणिपुर या केरल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जो है वो तीसरा खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का आयोजन किया गया। आप ईयर हमेशा बोलता हूँ, ईयर ध्यान रखिएगा क्योंकि ईयर जो है आपको कंफ्यूज करेगा। यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 यहाँ भी आप देख सकते हैं लिखा हुआ है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022। एक्चुअल में क्या है, खेलो इंडिया का बहुत सारा फॉर्मेट होता है। खेलो इंडिया युवा, खेलो इंडिया सिर्फ नॉर्मल हो गया और एक हो गया यूनिवर्सिटी गेम्स। तो जो यूनिवर्सिटी गेम्स है उसका आयोजन यूपी में किया गया है और उसमें जो है उसका जो शीर्ष स्थान इस बार पाया है वो पंजाब यूनिवर्सिटी जो है वो टॉप रैंक पे था। कौन? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़, वो शीर्ष स्थान पे था। वहीं अगर बात करें इसके शुभंकर की, तो इसका शुभंकर जो है वो बारहसिंगा था और वहीं इस खेल का जो शुभारंभ है वो प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। अगला है हाल ही में महाराष्ट्र के अहमदनगर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? अहिल्या नगर, छत्रपति संभाजी नगर, धारसिव नगर या शिवाजी महाराज नगर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अहिल्या नगर। अहिल्या बाई जो होलकर थी उन्हीं के नाम पे जो है अहमदनगर का नाम चेंज करके अहिल्या नगर कर दिया गया है। वहीं अगर बात करें अहिल्या बाई होलकर की, तो ये जो है इंदौर पे शासन करती थी, मराठा साम्राज्य की थी और इन्होंने कई सारे मंदिरों का निर्माण किया और उसी में एक जो है काशी विश्वनाथ मंदिर जो बनारस का है उसका इन्होंने जो है वो वापस से जीर्णोद्धार किया था। बीच में क्या है कि जब इस पे अटैक हुआ था तो ये टूट फूट गया था, तो उसका जो है पुनर्निर्माण करने का काम वो अहिल्याबाई होलकर ने किया था। कुछ और चेंजेज गवर्नमेंट के द्वारा किए गए हैं नामों में, जैसे औरंगाबाद का नाम जो है वो चेंज करके छत्रपति संभाजी नगर कर दिया गया है। वहीं जो उस्मानाबाद था उसका नाम चेंज करके जो है वो धार शिव नगर कर दिया गया है। तो आप इन सबको भी ध्यान में रख सकते हैं। ये सेशन थोड़ा सा लंबा हो गया लेकिन काफ़ी कुछ जानने के लिए था आप लोगों के लिए और काफ़ी सारे जो प्रश्न है वो आपको डायरेक्ट यहाँ से एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। तो इस सेशन में अंत तक बने रहने के लिए आपका थैंक यू और इसी तरीके से आप जो है हमें सपोर्ट करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इसे लाइक करें, चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर करें। वहीं बता दें इसका पीडीएफ जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आप टेलीग्राम पे स्टडी सेल्टर के नाम से भी सर्च करके ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और दूसरा कि मैं इसका लिंक जो है पीडीएफ का लिंक वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा और पीडीएफ टेलीग्राम का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।